जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स का पेपर, फार्मास्यूटिक्स का आपका सुपर 25 क्वेश्चन है। जैसे आप थंबनेल में ही देख चुके थे सुपर 25 क्वेश्चन। ये देखा जाए तो सुपर 25 क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडल वर्जन है। इसमें हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं आपको बता देते हैं। देखिए, इस सुपर 25 क्वेश्चन को बनाने का उद्देश्य हमारा ये है, ठीक है, जितने मेरे भाई अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्या कर देते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो मेरे भाई सुपर 25 क्वेश्चन, कितने, यानी सुपर 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है, ठीक है, इसको तैयार कर लें। उसके साथ साथ 2 साल का पेपर, 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का पेपर सोल्यूशन। यदि आप ये 3 वीडियो अच्छे से आप देख लेते हैं तो आपका इतना क्लियर है, 80 से लेके 90% क्वेश्चन इसी से मैच कर जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला होगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे एक लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो। ठीक, अब ये सब हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक, ये हमारे पास सुपर 25 क्वेश्चन की जो तुम्हारे पास पोर्शन है, सुपर 25 क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले बता देते हैं। 10 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो अति इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद 14 आपके क्या रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे विथ आंसर के साथ। उसके बाद 20 3 60, यानी 60 तुम्हारे पास क्या रहेंगे, 1 मार्क के रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क, चाहे वो एमसीक्यू हो सकता है, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं, कभी भी हमें कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ मंगा के पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम सुपर 25 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये तुम्हारे पास सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज है। 1 से लेके 10 तक तुम्हारे पास क्या रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, 11 नंबर से लेके तुम्हारे पास 24 नंबर तक तुम्हारे पास क्या रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। और 25वां नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, 60 ऐसे ही एमसीक्यू रहेंगे जो 2022, 2023, 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको इसमें कंसीडर किया गया है। ठीक, आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेते तो मेरे भाई वादा है आप अच्छे से एग्जाम में क्रैक कर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, अब ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ लिखा गई एकदम अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से ही लिखी गई है। तो सबसे पहले पोर्शन में हमसे कह दिया है, ठीक है, यानी फार्मास्यूटिक्स होता क्या है इसके बारे में, यानी फार्मेसी होती क्या, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। और उसके बाद स्कोप ऑफ फार्मेसी आपको अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। स्कोप ऑफ फार्मेसी या कैरियर ऑफ फार्मेसी या रोल ऑफ फार्मेसी, बात एक ही है। देखिए, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में रोल ऑफ फार्मेसी क्या होते, तो लोगों को लगा रही भाई कहाँ से पूछ दिया, नहीं, वही एक्चुअल में स्कोप ऑफ फार्मेसी ही तुम्हारे पास रोल ऑफ फार्मेसी है। ठीक, तो हम क्या कर देते, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं फार्मेसी यानी फार्मास्यूटिक्स के बारे में। तो आपके सामने ये दे रखा है इसका आंसर। ठीक, एकदम से इजी तरीके से आपको क्या कर दिया जाएगा, ये खत्म करके दे दिया जाएगा। तो क्या लिख रखा, ध्यान से समझिए क्या लिख दिया है। सबसे पहले लिखा फार्मास्यूटिक्स क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विथ द, ठीक है, डील वी स्टडी अबाउट द डिजाइन, डेवलपमेंट, फार्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स, यानी जो भी दवाइयाँ होती हैं उसको एक्चुअल में डिजाइन कैसे किया जाता है, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, एक्चुअल में उसका फार्मेशन कैसे किया जाता है, और दवाओं का जो मैनेजमेंट होता है उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर की क्लास कितने टाइम होगी मेरे भाई, यार क्या किया जाए, अभी सेकेंड ईयर की क्लास फार्माथेरापेटिक्स चली है, हिंदी मीडियम चली है आपका, हम जानते हैं 4 साढ़े 4 बजे से। उसके बाद 6 बजे से फार्मा यानी फार्माकोथेरापेटिक्स का इंग्लिश वर्जन चला है। अब ये चल रहा है फार्मास्यूटिक्स, तब भी पूछ रहे हैं भाई कितने बजे से चलेगा, तो ये तो भाई थोड़ा सा खराब है भाई। ठीक है, ठीक, अब वो कल चलेगी भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फार्मास्यूटिक इस तरह का ब्रांच होता है जो हम क्या कर देते हैं, इसमें दवा के डिजाइन के बारे में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में चलते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यानी फार्मेशन के बारे में, मैनेजमेंट, दवाओं का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये पूरा अध्ययन हम किस में करते हैं, फार्मास्यूटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, इट आल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पैकेजिंग, की दवा को कैसे पैकेजिंग करना, दवा को कैसे स्टोरिंग करना है, ठीक है, स्टॉकिंग करना, दवा का कैसे ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह, सब किसके अंतर्गत देखा जाता है, फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत देखा जाता है। व्हाट इज अ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के एक्चुअली प्रोफेशन क्या होता है, लिखा है फार्मेसी प्रोफेशन इन्वॉल्व द वेरियस ठीक थिंग जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास डिस्कवरी, नई नई दवाइयाँ की डिस्कवरी हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक, और डिस्पेंसिंग हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, इन सब फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत हो रहा है। अब ये क्या क्या लिखा, सबसे पहले नई नई दवाइयाँ का डिस्कवरी करना फार्मास्यूटिक्स में होता है, डेवलपमेंट नई नई इसी में होता है, प्रिपरेशन दवा का एक्चुअल में कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको देखना पड़ेगा इसमें,
डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे हमारे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको भी देखना पड़ेगा। अब ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी डिस्पेंसिंग हो गया, इसको आप सेकेंड ईयर में और डीपली पढ़ेंगे। ठीक, तो ये होगा। अभी हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में, फिर कैरियर एज ए फार्मेसी पढ़ लेते हैं, काम खत्म हो जाए। तो लिखा आयुर्वेदा ये कंसीडर ऑफ एंशियंट ओल्डेस्ट मेडिसिन इन इंडिया, मतलब अपने इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहले क्या चीज़ आया था एक्चुअल में, रियलिटी में देखा जाए तो आयुर्वेदा आया हुआ था। ठीक, और आयुर्वेदा अपने इंडिया से ही देखो कितना डेवलप किया था, बट अब हम सब लोग शिफ्टेड हो गए किस पे, ठीक है, एलोपैथ पे शिफ्टेड हो गए। ठीक है, दिस सिस्टम वाज द कॉमनली, ठीक है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, इसमें देखो इसमें यानी आयुर्वेदा सिस्टम में क्या प्रयोग किया जाता है, प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट, एनिमल या कोई एनिमल का कोई पार्ट, आप क्रूड ड्रग मतलब डायरेक्ट इनसे निकाल के हम क्या कर देते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत में आते थे। फिर क्या आ गया, एलोपैथ आ गया। द एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम कम इनटू द इंडिया विद यानी विथ फार्मासिस्ट, यानी लिखा ब्रिटिश ट्रेड, मतलब देखा जाए तो अंग्रेज लोग पहले जब आए थे यहाँ पर ना, तो वो जब बीमार पड़ने लगे तो आयुर्वेदा उनको नहीं काम कर रहा था, बहुत धीरे धीरे कर रहा। तो सोचे यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो क्या कर दिए, अपने यहाँ से लेकर आए, क्या अपने यहाँ से नई नई मेडिसिन लेकर आए, फिर यहाँ से जब देने लगे लोगों को, ठीक, अपने यूज करते थे, उनसे जो भी तुम्हारे पास प्रीवर होते थे, मतलब जो नज़दीकी होते थे इंडियन, उन्हीं को प्रोवाइड कराते थे और किसी को देते नहीं थे। बट क्या हो गया, अब इंडियन लोग हैं जनबा कर रहे हैं। 1901 में यानी लिखा है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन कलकत्ता स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज बाय द आचार्य सी यानी पीसी राय के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, यानी इंडस्ट्री में बताया गया। तो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी इंडिया में बैठाया गया था। उसके बाद दवाइयाँ की भरमार हो गई अपने इंडिया में, विदेश से भी लोग आते हैं अपने यहाँ, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाने। ठीक, नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास फार्मेसी एज ए कैरियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास लिखेंगे। ठीक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना था फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स के बारे में, उसका फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो क्या रखा, वेन यू टेक द डिग्री ऑफ डी फार्मा, यदि हम डी फार्मा की डिग्री ले लेते हैं, देन सेट टू द फार्मासिस्ट, आपको क्या बोला जाएगा भाई, एक रजिस्टर फार्मासिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, ऑल फार्मासिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड, मतलब जितने भी तुम्हारे पास क्या होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। जैसे ठीक है, फील्ड ऑफ प्रोफेशन आर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेट टू ऑफ द नेशनल हेल्थ, मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट रूप से हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं हमारे बढ़िया बढ़िया फार्मासिस्ट। ठीक, और ये रियलिटी भी है। ठीक है, लोग लगे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास हो गया। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक, लिखा फाइनली फार्मासिस्ट हैज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द राइट ड्रग्स टू राइट डोज राइट थ्रू राइट रूट राइट वेब के थ्रू देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एज ए फार्मा, मतलब जो एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो सही दवा दे, देखो राइट ड्रग्स किसी को प्रोवाइड करे, राइट इन राइट डोजेज, मतलब क्या होगा, डोज जो तुम्हारे पास होना चाहिए राइट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास किसी को पैरासीटामॉल दे रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई गैस की दवा देनी चाहिए, डिपेंड करता है कितने दिन से उनको ठीक फीवर वगैरह हो रहा है, तो उस सब पे क्या कर देते हैं, मैनेज करते हैं राइट रूट के थ्रू। हमारे पास राइट वेब, राइट रूट मतलब क्या होगा, वो राइट की मतलब ये ओरल खाना है, ये आपको इस पे यहाँ पर लगाना है, ये करना वो करना, ये सब चीज़ जो समझाते हैं वही फार्मासिस्ट होते हैं। ए फार्मासिस्ट हैज बीन फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द कैरियर ग्रोथ, मतलब इन क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट वर्क करने के लिए। ठीक, तो ये आपके सामने, यदि आप फार्मासिस्ट हो गए तो मार्केटिंग में जा सकते हैं। मार्केटिंग मतलब एमआर के रूप में लोग देखने काम करते हैं, एमआर के रूप में लोग बहुत सारे काम करते हैं जो कंपनियों के लिए अलग अलग होते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। एकेडमी में जा सकते हैं, एकेडमी मतलब क्या होगा, थोड़ा सा आगे स्टडी में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हायर स्टडी के लिए क्या होगा, डी फार्मा कर लिए, इसके बाद आप कहाँ पर कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, रिसर्च एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर में हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब यदि आप जो फार्मासिस्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च तथा ड्रग्स मैन्युफैक्चर में आप इजीली काम कर सकते हैं। रिसर्च मतलब नई नई दवाइयों को क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे इजीली। ठीक, उसके बाद ड्रग्स मैन्युफैक्चर, मतलब जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं होती है उसको भी आप अच्छे तरीके से इसमें करेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है हॉस्पिटल पे, यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, या अपना खुद का फार्मेसी खोल सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं।
हेल्थ प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े तुम्हारे पास देखेंगे हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, उसको भी लोग करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ प्रोग्राम मतलब जैसे गांव में जाकर लोगों को जागरूक करना कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बीमारी आ रही है। जैसे प्रेजेंट टाइम में मान हल्ला कर रहे हैं, कोरोना आ रहा है, तो कोरोना से जो भी तुम्हारे पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है लोगों तक सही से इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, जागरूक हो सके। तो हेल्थ प्रोग्राम के जरिए ही पॉसिबल है। क्लिनिकल प्रैक्टिस, अपना खुद का क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के तौर पे किसी डॉक्टर के थ्रू, जैसे को बहुत सारे डॉक्टर नहीं होते क्लिनिक खोले रहते हैं, तो उनके दुकान पे रहकर आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपना खुद का क्लिनिक लोग खोल देते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अब बताओ यदि अच्छे से हो जाएंगे तो अपना केमिस्ट शॉप खुद की खोल सकते हैं। केमिस्ट शॉप मतलब मेडिकल स्टोर अपना खुद का खोल सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, ये फार्मासिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको फार्मेसी ये करियर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या दो क्वेश्चन पूछ दिया, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। वेरियस टाइप ऑफ द, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ऐड बताना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बताना पड़ेगा, वेरियस टाइप ऑफ द फार्मास्यूटिकल ऐड विद एग्जाम्पल के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो बहुत आसान टॉपिक है, क्यों, क्योंकि अभी हम आपको बता देना चाहते हैं ये इजीली से इजी देखा जाता होता है। ठीक, तो हम आते हैं, अपनी कॉपी कहाँ चली गई भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बताना तुम्हें फार्मास्यूटिकल ऐड होता क्या है। ठीक, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसी में है 17 पेज पे नंबर पे। ठीक है, तो हम, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में आपको बताते हैं। भाई उल्टा खोल रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से समझते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। ये देखिए, फार्मास्यूटिकल ऐड डिफाइन करना, वेरियस टाइप ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स विथ एग्जाम्पल के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सामने आपके दिया गया है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में। अब फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है इसके बारे में समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे ये फार्मास्यूटिकल ऐड एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या है। यहाँ से देखिए होता क्या है, जैसे अभी मान लेते कोई दवाइयाँ खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे भाई इतनी mg का होता है, कितना, जैसे अभी नींद दूध की दवा खरीदने जाएंगे ना तो कहेंगे 0 पॉइंट, तुम्हारे पास कितना होता है 0.25 mg होता है, कितना होता है 0.25, या दोबारा 0.50 ऐसे mg होता है। अब बताओ इतना छोटी दवाइयाँ तो कोई खा पाएगा, नहीं सर नहीं खा पाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ये लेस अमाउंट में इतना हो गया। अब इतना कोई छोटा खा नहीं पाएगा, तो इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसा मिला दिया जाए तो जिसका इसका आकार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, आकार बड़ा हो जाएगा। अब जो मिलाया जा रहा है उसी को क्या बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल ऐड बोला जाता है। अब ऐसा होना चाहिए कि इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज न करे, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स बोला जाता है। अब वही लिखा है तुम्हारे पास, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। फार्मास्यूटिकल ऐड कैन बी डिफाइन एज ए सब्सटेंस विच हैव नो तथा लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब इसका एक्चुअल में देखा जाए तो दवाओं में कोई इफेक्ट नहीं होता या ना के बराबर इफेक्ट होता, बट आर इसेंशियल टू बी द यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डोजेज फार्म, मतलब ये जरूरी होता है किसी भी डोजेज को फार्म को बनाने के लिए। बताओ ये न होता तो ये इतना बड़ा टैबलेट बन पाता, नो सर नहीं बन पाता। तो उतना छोटा कोई टैबलेट खा भी नहीं पाता, मानते गिर जाता तो आपको पता ही चलता एक्चुअल में रियलिटी में कहाँ गया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो ऐड किया जाता है उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड कहा जाता है। अब यदि एक फार्मास्यूटिकल ऐड रखे हैं तो उसका आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव मतलब वो किसी से रिएक्शन न करे, नहीं तो अब बताओ दवा के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी खराब कर देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मतलब क्या होना चाहिए, किसी से रिएक्शन वगैरह न करे। ठीक, नहीं तो बताओ उसी प्रोडक्ट से ही वो रिएक्शन कर लेगा और खतरनाक चीज़ बना देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक, मतलब लंबे समय तक वो क्या करना है, केमिकली स्टेबल के मतलब जैसे 2 दवाइयाँ हैं, 2-3 दवाइयाँ उनसे साथ रिएक्शन भी न करे, ऐसा होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक रहे तभी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस न करे, नहीं तो टॉक्सिक बनाएगा तो जहर नेचर का हो जाएगा। अब एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी आराम से आदमी खरीद सके, और सस्ता भी होना चाहिए। जैसे मान लेते अभी पैरासीटामॉल खरीदने जाए तो 1 रुपये का मिलता है, तब बताओ इसमें तुम फार्मास्यूटिकल ऐड हुआ 2 रुपये डाल दिए तो 3 रुपये हो गया कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल हो चाहिए। लेस इकोनॉमी मतलब पैसा भी कम लगना चाहिए, एक आइडियल प्रॉपर्टी है किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। अब इसे क्लासिफिकेशन किया गया है बहुत सारी चीज़ों में। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर किया गया कैसे कैसे, यहाँ पर सामने दिया गया। ठीक है,
यहाँ पर जैसे एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल सोर्स पे जैसे लैक्टोज होगा जो दूध वगैरह से निकाला जाता है, और तुम्हारे पास बी हो गया, बी मतलब हनी हो गया, इनसे निकाला जाता है, जिलेटिन इनसे निकाला जाता है। और मिनरल सोर्सेज है तुम्हारे पास जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, कोयलिन हो गया, पैराफिन हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। सिंथेटिक सोर्सेज में देखा जाए तुम्हारे पास बोरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है और प्रोविडीन होता है। तो ये सब जितने भी कंपाउंड होते हैं सब ये मिनरली यानी तुम्हारे पास क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कहीं ना कहीं से प्राप्त किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारे पास क्या होगा डोजेज फॉर्म, तो ये कईयों कलर के हो सकते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट आ जाता है, ठीक है। लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे तुम्हारे पास क्या होगा सिरप वगैरह आते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे क्रीम हो गया, अंटमेंट हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। और गैसेस हो गया, तो इन सब के जैसे गैसेस में इनहेलर हो गया, एरोसॉल हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आप देखें क्या होगा फार्मास्यूटिकल ऐड एक्चुअल में होता क्या है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा, क्लासिफिकेशन देखा, ये देखा, और भी हम क्या कर देते हैं क्लासिफिकेशन आपको नीचे ही बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए और भी क्लासिफिकेशन किया गया फार्मास्यूटिकल ऐड पे। अब हम क्या कर देते हैं जैसे क्लासिफिकेशन उतने था, तीसरा क्लासिफिकेशन जो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और कलर वगैरह पे डिफाइन करता है, ठीक। तो जैसे कोई भी देखेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टैबलेट होता है, अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। ये सामने हम आपको दिखाते हैं, एक हमारे पास टैबलेट यहाँ पर है, एक टैबलेट हमारे पास यहाँ पर है, एक टैबलेट यहाँ पर। तो तीनों का देखा जाए तो इसका कलर तुम्हारे पास एक्चुअल में देखा जाए व्हाइट कलर है, ये भी व्हाइट कलर, बट ये किस कलर का है एक्चुअल में पिंक कलर का। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई कलरिंग एजेंट डाला गया है जिससे आदमी आराम से इसे क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट कर सके। तो इसको क्या बोलते हैं कलरिंग एजेंट बोलते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब इसको चखेंगे तो अलग अलग फ्लेवर होता है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इसका कुछ और होगा, ठीक है, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो ही बोला गया। तो इनका फ्लेवर भी अलग अलग होता है। अभी सिरप खरीदने जाएंगे तो देखेंगे अलग अलग फ्लेवर में तुम्हारे पास सिरप भी उपलब्ध होते हैं, चाहे जैसे आप ले सकते हैं, ठीक। तो वो हो जाएगा। स्वीटनिंग एजेंट मतलब पहले दवाइयाँ देखेंगे बहुत कड़वी कड़वी आती थी, बट अब कड़वा नहीं आता, बहुत इजीली आता, अलग अलग। अभी अब तो पूछना पड़ता भाई शुगर तो नहीं है, बोलेंगे शुगर नहीं है तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट नहीं मिलेंगे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द सिरप वगैरह में क्या करिए जाता है स्वीटनिंग एजेंट मिलाया जाता है, ठीक। इस लेवल का है। अब किसी एक को आप डिफाइन कर दीजिए, अपना काम हो जाएगा। कलरिंग एजेंट को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन कलरिंग एजेंट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ को, कंपाउंड को, या चाहे सिरप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, उसे कलर देने के लिए जिस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है उसी को कलरिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आदमी आराम से इसे एक्सेप्ट कर सके। इन फार्मेसी द कलरेंट और कलरिंग एजेंट और ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, एनिमल, मिनरल सोर्सेस आर द पार्टिकुलरली यूज फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग कलर। मतलब क्या होती है, ये टैबलेट को यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कलर प्रोवाइड कराने के लिए कलरिंग एजेंट प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज फॉर द पर्पज इम्पैक्ट प्लीज, यानी तुम्हारे पास लिखा है प्लीजिंग अपीयरेंस ऑफ द ड्रग्स एज ए कॉस्मेटिक। मतलब जितने भी कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, जितना देखने में बढ़िया रहेगा उतना क्या करेगा कोई भी पर्सन आराम से उसे ले लेगा, ठीक। नेक्स्ट में दे आर, ठीक है, दे आर आल्सो यूज एज द कलरिंग एजेंट इन फूड। एंड तुम्हारे पास अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट। देखो अब याद रखना साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे अलग अलग कलर की कोई चीज़ है और सादा है तो लगे यार सादा है कौन होती है कलर, अरे बड़ी कलरफुल वैसे ले ला। तो अब देखिए अलग अलग डिजाइन में भी बना के ला रहे हैं टैबलेट वगैरह कंपनियाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा कलरिंग एजेंट। ये भी तुम्हारे पास दो क्लासिफिकेशन किया गया, एक नेचुरल कलर, एक सिंथेटिक कलर। नेचुरल कलर जो तुम्हारे पास नेचर से प्राप्त किया, जैसे मिनरल हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, इन सब चीज़ से आता है। और सिंथेटिक मतलब जो लैब में सिंथेटिक किया जाता है, ठीक। इसका एग्जांपल यहाँ पर नेचुरल में देखा जाए तो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। और मिनरल में देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा जो जनरली पिगमेंटेशन काम करते हैं, जैसे पिगमेंट मतलब ये मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादा यूज किया जाता है कलर देने के लिए, ठीक है। दे आर यूज इन द कलर प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, जैसे सर तुम्हारा लोशन हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इन सब चीज़ के बारे में। रेड हो गया तथा एलोफेरिक ऑक्साइड हो गया, लेड क्रोमेनेट हो गया, तो इन सब का चीज़ हम प्रयोग करते हैं अपने, ठीक है, कलरिंग एजेंट के तौर पे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके सामने कलरिंग एजेंट। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा था क्या, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ द फार्मास्यूटिकल विथ एग्जाम्पल के साथ हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन हैमर मिल। अब हैमर मिल गुरुदेव क्या होता है, इसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं भाई आपके सामने, ठीक है। हैमर मिल क्या होता है, आप पढ़े होंगे हैमर मिल के बारे में थोड़ा सा, बट हम बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। हैमर मिल एक जो रियलिटी में होता क्या है, हमने डायग्राम बड़ी सटीक बनाया हुआ, आप उसी तरह से एग्जाम में बना देंगे ना तो आप फाड़ के चले आएंगे भाई, कापी नहीं नंबर, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया हैमर मिल गुरुदेव क्या होता है, आपके सामने यहाँ सटीक हमने बना दिया है हैमर मिल।
हैमर मिल क्या होता है? हैमर मिल टाइप ऑफ क्रशर होता है, ठीक है। अब उसको तुम छोड़ दो, जैसे अभी आप आटा पिसवाने गए, आटा नहीं गेहूँ पिसवाने जाते हैं गुरुदेव, ठीक है, गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो समझ लो वही सेम टू सेम ये है। होता क्या है, जैसे वो सिंपल सा होता हुए एक क्रशर ही होता है जो ग्राइंडिंग तथा यानी पल्वरसिंग मतलब ऐसे ऐसे रगड़ने का काम करता है, मतलब पीटन, ला भाई ला भाई ला भाई, उस पर ये वर्क करता है, ठीक है। वेरियस मटेरियल को क्या करेगा, तोड़ने का काम करता है। जिससे प्रिंसिपल देखा जाए, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट पे ये काम करते हैं। इम्पैक्ट मतलब जो तुम्हारे पास पीटे जाता है, मतलब जैसे गाँव में तो मुंगड़ी से पीटा जाता है, उसी तरह से इनमें पीटा जाता है। बस हैमर मिल, हथौड़ी होती है, उसी से किसी भी मटेरियल को पीटा जाता है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, लिखा है इन देयर, ठीक है, लिखा है इट इज आइदर आर हॉरिजेंटल वर्टिकल हाफ, यानी क्या होता है, सॉफ्ट टाइप होता है। सॉफ्ट टाइप मतलब क्या होता है, ये देखा जाए तो हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी। जैसे चक्की देखेंगे ना तो कुछ खड़ी होती है, कुछ पट्ट होती है। जो आपके घर में गांव में देखेंगे लाते होंगे ना, तो वो तुम्हारे पास ऐसे देखो, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये पट्ट होता है, और एक होते देखेंगे ऐसे चलता, वो खड़ा बोला जाता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। तो हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। अब इसमें हॉपर होता है। अब इसको पढ़ने से पहले आप यहाँ समझिए डायग्राम के बारे में। देखिए ये आपके एक्चुअल में देखा जाए तो हैमर मिल है, ठीक। हैमर मिल सबसे पहले हॉपर, हॉपर को हम नॉर्मल भाषा में डोंगा बोलते हैं। डोंगा में मटेरियल डाला जाता है, गेहूँ जैसे डोंगा में गेहूँ डाला जाता है ना, तो यहाँ पर डाल दिया जाता है अच्छे तरीके से, ये डाल दिया गया। और हॉपर में तुम्हारे पास जो भी मटेरियल डाल दिया गया यहाँ से, अब ये जब चलेगा तो धीरे 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 यहाँ से गिरेगा। तो ये जो साइड में लगाया गया स्टील की तगड़ी जॉकेट होती है, क्यों, क्योंकि इतना तेज चलता है, इसे फाड़ देगा। तो स्टील की मोटी जॉकेट होती है, लोहे की मोटी जॉकेट होती है, जो वाइब्रेशन को झेल सके, घाव को झेल सके, तो ये जॉकेट हो जाएगी। उसके बाद इसमें तुम्हारे पास हैमर होते हैं, अलग अलग टाइप के तुम्हारे पास हैमर हो सकते हैं, 2 4 5, किसी में 6 होते, किसी में 8 होते, किसी में 3 होते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे आपके यहाँ पंखा है, ठीक, ये आप 4 हो गया। अब हैमर क्या कर देता है, देखो यहाँ से कोई, अब नीचे पहले पुल लेते हैं, हैमर हो जाएगा। अब इसके बीच में तुम्हारे पास सॉफ्ट होता है, इसी की मदद से क्या कर देता है, इसी पर रोटेट करता है। कुली समझते हो, ध्रुआ, ध्रुआ समझते हो, वही चीज़ होता है। जैसे आपकी पहिया देखा जाए तो ध्रुव पे नाचती है, उसी पे ये नाचता है। अब उसके बाद नीचे तुम्हारे पास दे रखी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब तुम्हारे पास क्या होती है, चलनी, यहाँ नीचे चलनी टाइप में होती है, ये चाल के रिसीवर में प्राप्त करा देती है। अब होता क्या, यहाँ से मटेरियल आएगा तो ये ऐसे गिरेगा, तो इस पर पट्ट 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 मारेगा, उसे घूमते रहेगा, बहुत तेजी से घूमता है, उस पर बड़बड़ बड़बड़ मारेगा, उस पर मारेगा तो टूट जाएगा। जो भी पार्टिकल महीन हो जाएंगे यहाँ से चलनी के थ्रू रिसीवर में चले जाएंगे। मान लेते कोई ऐसा पार्टिकल छोटा नहीं हुआ तो ये दोबारा जाएगा, फिर पीटा जाएगा, फिर आएगा, नहीं होगा तो फिर ऐसे पीटते पीटते उसे छोड़ कर दिया जाएगा। इसी वर्किंग पे ये वर्क करता, बस इतना समझना है। तो क्या लिख रखा, आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए। हाँ, पर कलेक्शन द मटेरियल, मटेरियल को इसमें डाल दिए है, यानी हैमर हिट द पार्टिकल, ये पार्टिकल को पीटता है, ठीक, जैसे मुंगली से पीटा जाता है। स्क्रीनिंग क्या करती है, मेडअप ऑफ द यानी परफोरेटेड मेटल, ठीक है, जैसे यानी वेरियस थिकनेस, मतलब अलग अलग, जैसे अपनी चलनी होती है, कुछ महीन चलनी होती है, कुछ मोटी चलनी, उसी टाइप में होता है। अब स्टोरेज, रिसीवर में क्या कर देता है, स्टोरेज कर दिया जाता है मटेरियल। ये डायग्राम हो गया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट बल्कि मटेरियल स्टोरेज इन द हॉपर, देन स्टार्ट इन द मिल विद द स्टार्ट इन द फोलेन, लिखा फोलेन डाउन मतलब हो का रहा। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसमें भर देंगे जो भी मटेरियल है, उसको चालू कर देंगे, ठीक। मटेरियल फॉल मतलब नीचे देखो गिर रहा है, ठीक है। इन मिलिंग चेंबर, ये मिलिंग चेंबर में गिरा, फॉल मतलब क्या होगा, गिरना होता है, उसका थर्ड फॉर्म ऑफ फॉल इन हो जाएगा, ठीक, ये होगा। इन मिलिंग चेंबर द यानी हैमर हिट द मटेरियल, ये मिलिंग चेंबर के अंदर देखा जाए तो मटेरियल होता है हैमर, हैमर मटेरियल को भट्ट भट्ट पीटता है। फिर क्या हो जाता है तुम्हारे पास, द यानी बाई इम्पैक्ट पार्टिकल स्टार्ट रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूज होते हैं, यहाँ से पार्टिकल छोटे छोटे रिड्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर द रिडक्शन स्मॉल पार्टिकल स्टोरेज इज रिसीव थ्रू द स्क्रीन, मतलब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से स्क्रीन के थ्रू चल के यहाँ पर स्टोरेज में चले आएंगे, ठीक है। एंड 10 पार्टिकल डी यानी क्या, विच डी यानी डज नॉट रिड्यूज अगेंस्ट द रिटर्न टू द मिल, मतलब क्या होता है, जो टूटता नहीं है उसे दोबारा भेज दिया जाता, फिर पीटा जाता है, तब टूटता, तब यहाँ पर आता है, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा यूजेज के बारे में, ठीक है। भाई सब लोग गए कहाँ यार, कोई लाइव ही नहीं है भाई। ठीक, चलिए यूज देखा जाए तो कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं।
लिखा है यूज टू रिडक्शन पार्टिकल, यानी पार्टिकल को हम रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या कर देते हैं, पार्टिकल को यूज करने के लिए इसका, ठीक है, पार्टिकल को तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट बरदा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक, एक बार कमेंट बॉक्स में जितने लोग लाइव, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक, एक बार कमेंट बॉक्स में जितने लोग लाइव हैं एक बार देख लीजिए, बता दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर। जितने लोग हैं भाई बता दीजिए, यस आर नो में जवाब दे दीजिए तो क्लास को आगे रनिंग किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो भाई तब से इतने लोग आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब एक बार जितने लोग हैं भाई कमेंट में एक बार बता देना भाई, ठीक है, आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, एक बार प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि नहीं, हेलो बता देना ब्रदर्स। ठीक है भाई, बता दो एक बार आवाज़ आ रही है कि नहीं, प्रॉपर आवाज़ आ रही है तो आगे मेंटेन किया जाए। ठीक है, यस आर नो में जवाब दे दीजिए। ठीक है, एक बार आवाज़ आ रही है कि नहीं इसके बारे में बताना पड़ेगा। अरे यार बता दो तो दो यार, इतने लोग हो तो कम से कम यस आर नो में तो जवाब दे ही सकते हो यार। ठीक, आवाज़ आ रही है कि नहीं ये कंफर्म कर दो भाई एक बार। ठीक है प्लीज़ यार ब्रदर्स। ठीक है, आवाज़ कर दो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार, पूरा लेक्चर लिखते लिखते कुछ नहीं होगा भाई। ये लगता है आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक, सत्यम भाई एक बार बता देना, सत्यम भाई, सत्यम साक्या जी 9758, एक बार अब आप बता देना आवाज़ आ रही है कि नहीं बर्दाश्त। ठीक है, एक बार आवाज़ आ रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये यस आर नो में बता दीजिएगा। ठीक है, हेलो भाई, हाँ बताना एक बार बर्दाश्त। ठीक, आवाज़ आ रही है कि नहीं, ठीक, हमारी आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं ये बताना बर्दाश्त, नहीं तो लेक्चर तो गड़बड़ है, क्योंकि एक बार इरर हुआ है। ठीक है, थैंक्स ब्रदर। ठीक है, यस विश्वास जी। ठीक है, आप भाई, ठीक है, आप हमारे मोबाइल नंबर पे, ठीक है, यस आ रही है। ठीक है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, थैंक्स ब्रदर। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, आवाज़ आ रही है तो इसे हम जल्दी को आगे रखा जाए। ठीक है, क्योंकि एक बार इरर हुआ तो हमको लगा कि डिसकनेक्टेड हो गया क्लास से। चलिए यूज़ देखा जाए तो हैमर मिल का कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए, जो साइज रिडक्शन होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उससे छोटे करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हैमर मिल का प्रयोग करते हैं। लिखा इट इज़ यूज टू मेक द पाउडर ऑफ बार्क। ठीक है, ये आ रही, बड़ी अच्छी बात है भाई। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, जो तुम्हारे पास यूज होते हैं जैसे किसी बार्क का, छाल का बनाना, लीफ का बनाना, रूट का बनाना, सबको जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसको छोटे छोटे पाउडर में बनाने के लिए हम हैमर मिल का प्रयोग करते हैं। अब इस हैमर मिल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। ठीक है, इट रिक्वायर ए स्मॉल स्पेस ऑफ इंस्टॉल, मतलब इसे इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए थोड़ा सा ही जगह चाहिए, तब भी आप इजीली बना लगा सकते हैं। ऑपरेट कंटिन्यूअस, मतलब इसे कंटिन्यूअस चला सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इजी होता है और ये फास्ट काम करता है। बट कुछ डिसएडवांटेज होता है देखा जाए तो, ये तुम्हारे पास साउंड यानी प्रोड्यूस करता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। बट याद रखना फाइबरस मटेरियल को ये नहीं पीस सकता। क्यों, क्योंकि भी चक्की में देखा जाए तो कोई चीज़ गेहूँ डालोगे ना जो चिपचिपा रहेगा, मतलब ओद रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा गीला रहेगा तो पीस नहीं पाएगा। हु बहुत सेम टू सेम चक्की वाला ये वर्क करता है। तो ये रहा हैमर मिल के बारे में पूरा डिटेल A to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा हुआ, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्लासिफिकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या लिखा, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। अब नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, यदि आप पढ़े होंगे थोड़ा सा तो नई नई जो दवाइयाँ बन रही हैं उसी को क्या बोला जाता है, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, नई नई जो दवाइयाँ इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बन रही उसी के बारे में। तो ये लिख रखा सामने नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, आपको ऐसे ही हेडिंग अच्छे तरीके से डाल के लिखना पड़ेगा, और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो लिख रखा नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में हम चलते हैं। क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए क्या होता है, द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल इज न्यूअर आर नोबल होता है। मतलब जो तुम्हारे पास नोबल मतलब सिंपल सा होती है नई दवाइयाँ बनना, क्या कहलाती है, नोबल ड्रग्स कहलाती है। क्या लिखा है, एनडीडीएस इज ए डिफरेंट मेथोडोलॉजी और द न्यू अप्रोच फॉर द ड्रग्स डिलीवरी। ठीक है, अदर देन तुम्हारे पास कन्वेंशनल ड्रग्स
डिलीवरी सिस्टम इज नोन एज नोबल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम कहते होता है। कहने का मतलब क्या होता है, एनडीडीएस देखा जाए तो अलग अलग मेथोडोलॉजी से बनाया जाता है और नए अप्रोच के साथ, नए अप्रोच मतलब जो नई नई हमारे पास टेक्नोलॉजियाँ हैं उसका प्रयोग किया जाता है और कन्वेंशनल ड्रग्स मतलब हो सके तो सूटेबल से सूटेबल ड्रग्स बनाया जाता है, उसी को नॉन स्टेरॉयडल एंटी एन्फ्लेमेटरी ओ क्या बोलते हैं जी, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोला जाता है। एनडीडीएस इज ए रिफर एज द, ठीक है, फ्रेश अप्रोच दैट द कॉम्बिनेशन इन्वेंटिव डेवलपमेंट फार्मूलेशन, ठीक है, आप हिंदी में, ठीक है, मैं हिंदी में लिखो भाई, हिंदी ऑलरेडी करा दिया गया। सुबह वाला तुम्हारे पास जो लेक्चर था 10 बजे जाकर देखिएगा, 3 लेक्चर के बाद इसे, ठीक है, वहाँ पर सुबह करा दिया। ये इंग्लिश बैच है, ठीक है, इंग्लिश सुबह बैच करा दिया गया था। यदि आप विकास जी, ठीक है, आप वहाँ से सत्यम जी, ठीक है, आप वहाँ से जाइएगा ना, ठीक है, आराम से देख सकते हैं। हिंदी मीडियम करा दिया गया भाई, ठीक है, हिंदी इंग्लिश चलता है, ठीक है, आपको हिंदी मीडियम करा दिया गया। यदि हिंदी मीडियम देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं, नई टेक्नोलॉजी तथा नई नई मेथोडोलॉजी से हम सप्लाई या फार्मास्यूटिकल मिक्सचर का हमारी बॉडी में कैसे वर्क करेगा, रिक्वायर के हिसाब से सेफ्टी भी होनी चाहिए। एंटीसिपेट फार्मा यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक लिखा, इट मे इंक्लूड साइंटिफिक साइट टारगेटिंग विद इन द बॉडी, मतलब इसमें टारगेटिंग आर्गन होता है, मतलब ये खाता है तो वहीं पर जाके वर्क करेगा। ठीक है, इम्प्रूव ड्रग्स पोटेंसी, मतलब ये क्या करेगा, हमारे ड्रग्स की पोटेंसी को क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। कंट्रोल ड्रग्स डिस्चार्ज, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो ये कई बार में नहीं डिस्चार्ज होगा, धीरे 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 अपने वर्क को लंबे समय तक मैनेज करेगा। विद एक्सटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ ही अपना काम करेगा। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इतने तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन किए गए हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। सबसे पहले तुम्हारे पास नाम कितनी बार बोले भाई, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, ठीक है, क्या लिख दिया भाई, आवाज़ सही नहीं आ रही है, ठीक है, रुक रुक के आ रही कि पूरी आ ही नहीं रही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, आवाज़ आ रही है कि रुक रुक के आ रही है, ये बताना है क्या भाई, आवाज़ सही नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसे मैनेज कर दे रहे हैं, रुक रुक के आ रही है, थोड़ा सा माइक में गड़बड़ी होगा, ठीक है, ठीक है, अभी रुक जाओ, सेल वगैरह भी देख लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि माइक में दिक्कत रहेगी तो चलने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम चलिए, अब कंटिन्यूअस बोलेंगे तो रुक रुक के नहीं आएगी, रुक बीच बीच में रुक रुक के आ रही है, ठीक है। देखिए इसका क्लासिफिकेशन, सबसे पहले नैनो पार्टिकल, मतलब ये भी जो भी चीज़ बनाया जाता है एकदम से छोटे छोटे नैनो पार्टिकल का उपयोग, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, अब तुम सोच सकते उतना मीटर छोटा होता है। रैपिड एक्शन, मतलब जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है ना, जो बहुत आराम से हमारे शरीर के अंदर काम करता है, वो करता है। गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो गैस्ट्रिक लेवल पे, जो तुम्हारे पास पेट में होता है उस लेवल पे ये काम करेगा। नैनो पल्मोनरी, ठीक है, नैनो पल्मोनरी ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो किसके थ्रू जानते हो, लंग्स के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी के थ्रू, जैसे इपिनेफ्रिन हो गया, सल्बूटामॉल हो गया, ये सब इसके, सल्बूट लिखा, सल्मेटेरॉल हो गया, इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होती है जो सस्टेन रिलीज कंट्रोल ड्रग्स होती है, जैसे डाइक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज होती है, पेंटाप्रोजोल, डेम्प्रिडोल, तो तुम्हारे पास सस्टेन रिलीज DSR के नाम से जानते हैं, तो ये सब दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन, मतलब इतने सूक्ष्म कैप्सूल बनाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आराम से वर्क कर सके, ठीक, तो ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा सा देख लेते हो। याद रखना किसी चीज़ का फायदा तो भैया दुनिया में नुकसान भी है। फायदा क्या होता है, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अलग अलग फायदे हैं, जैसे तुम्हारे पास पहला लिख रखा, कंट्रोल डिलीवरी बाय द सस्टेनिंग डिजायर ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन और एंड कंट्रोल रेट, मतलब ये करते क्या है, सबसे पहले डिलीवरी सिस्टम देखा जाए तो सस्टेनिंग डिजायर होते हैं और ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं कि धीरे 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 हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होते रहे और लंबे समय तक ये काम करते रहे। लिखा प्रिस्क्राइब डोजिंग, मतलब ये डोजिंग देखा जाए तो एक फिक्स होता है कि इतना ही खाना है आपको, ठीक है, जैसे अभी DSR पेंटाप DSR खा लिए सुबह, यदि खा लिए तो दिन भर के लिए छुट्टी हो जाता है एटलीस्ट। इंप्रूव यानी इफिकेसी एंड सेफ्टी, मतलब ये क्या होती है, सेफ्टी भी होती है और जल्दी जल्दी काम भी करती है। साइट यानी टारगेट स्पेसिफिक डिलीवर ऑफ द ड्रग्स विथ द ऑप्टिमम डोजेज, मतलब थोड़ा सा डोजेज यदि तुम लोगे ना, ठीक है, तो अपने स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक साइड पे जाके अपने आप को फंक्शन करेगा। रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट को क्या कर देगा, ये रिड्यूस करता है, जो आपके साइड में दिया गया है। हेल्पफुल टू पेशेंट, यानी पेशेंट के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। फॉर बेटर कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ द
लिविंग, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसके लिए देखा जाए तो सूटेबल होता है। ठीक, अब डिसएडवांटेज क्या होता है, प्रोडक्शन कास्ट इज हाई, मतलब क्योंकि बनाने में भाई पैसा तो लगता है, इसीलिए इसकी दाम भी थोड़ा बड़ा ज़्यादा होता है। शॉर्ट लाइफ, इनकी हाफ लाइफ क्या होती है, लेस होती, कम होती है। नीड ऑफ द एडिशनल पेशेंट एजुकेशन, मतलब पेशेंट को थोड़ा इसके बारे में एजुकेशन होना चाहिए। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी अब लंबे समय तक अपने घर में नहीं रख सकते, इसके लिए थोड़ा सा सुटेबल मात्रा रहेगा तभी आप रख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। डोजेज डैम्पिंग ज़्यादा होती है। डोजेज डैम्पिंग मतलब क्या, जैसे एक टेबलेट बनाएगा तो कईयों बार उससे रिसर्च किया जाएगा तब जाके एक कहीं सूटेबल ड्रग्स बनेगा। तो ऐसे बहुत स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। 5th नंबर, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है उसको बताना पड़ेगा। तो आपके सामने दे रखा पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे अलग अलग दवाइयाँ देखा जाए तो अलग अलग रूप से क्या होती है, पैकेजिंग होती है। यस सर, अलग अलग पैकेजिंग होती है। किसी का देखेंगे प्लास्टिक का होता है, किसी का कुछू का, किसी का कुछू का, उसी को डिफाइन करना। तो पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग देखा जाए तो द आर्ट एंड साइंस ऑफ द रिपेयरिंग एन आर्टिकल फॉर द देयर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज आर द टर्म पैकेजिंग। मतलब तुम्हारे पास कोई भी दवाइयाँ ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्प्ले दिखाने के लिए, हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसी को पैकेजिंग कहते हैं। बस इतना काम हो जाएगा यहाँ से। डिफरेंट फार्मूलेशन, ठीक है, डिफरेंस फार्मूलेशन आर पैक इन द कंटेनर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल द वेरियस शेप एंड साइज। मतलब देखा जाता है टैबलेट देखा जाए तो अलग पैक किया जाता है, कैप्सूल देखा जाए तो अलग किया जाता है, पाउडर देखा जाए तो अलग किया जाता है, लिक्विड अलग होता है। तो वही लिखा का अलग शेप और साइज में हम क्या कर सकते हैं, इसे पैक कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ड्रग्स होता है, दवा को जिसमें दवा रखी जाती है उसको कार्टन यानी कंटेनर बोलते हैं। अब उसको बंद करने वाला क्या होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन। अब एक दवा को क्या करेंगे, छोटे से बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। देखिए, ये जो तो इसे बॉक्स में रखेंगे उसका कार्टन नाम दिया जाता है। अब बहुत सारा कार्टन जब एक जगह इकट्ठा करें, जैसे गत्ता समझते हो, गत्ता को बॉक्स बोला जाता है। सबसे पहले दवा होती है जिसमें दवा रखी जाती है उसे कंटेनर बोलते हैं। ठीक, जिसे बंद किया जाती है उसे क्लोजर यानी ढक्कन बोलते हैं। अब इसमें छोटा सा एक पैक के अंदर बंद करेंगे उसे हम कार्टन बोलेंगे। बहुत सारा कार्टन जब एक जगह इकट्ठा किया तो बड़ा गत्ता बन जाएगा ना, बोलते गत्ते 25, 50, 100 तुम्हारे पास होते हैं, तो उस तरह से उसे गत्ता बोला जाता है। यानी पैकेजिंग के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3, एक कंटेनर होता है, एक क्लोजर होता है, एक तुम्हारे पास बॉक्स होता है, एक कार्टन होता है। तो इतने तुम्हारे पास होते हैं एक कंटेनर के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है आपको बता देते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन, मतलब ये प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है कि टेम्परेचर से बचा सके, वाइब्रेशन तथा शॉक से हम लंबे समय तक इसको बचा सकते हैं। वैरियर प्रोटेक्शन इन्हीं के द्वारा होता है। वैरियर प्रोटेक्शन मतलब इसे हम धूप से, यानी देखो ऑक्सीजन से बचा सकते हैं। जैसे तो दवाइयाँ एक खोला ना हवा लग जाइए ऐसा बोलते हैं ना, तो ऑक्सीजन से बचाता है। ठीक, उसके साथ साथ वाटर वेपर से बचाता है, डस्ट से बचाता है, स्टेराइल होता है और ये सेफ होता है, लंबे समय तक आराम से चल सकता है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन, मतलब पैकेज के ऊपर सारी चीज लिखी रहती है। बताओ एक टैबलेट हम दे देते, ये तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे किसका टैबलेट है, ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बताओ इस पत्ते में रहेगा ये जो है एथ्रोमाइसिन 500 है, तो एथ्रोमाइसिन 500 किस कंपनी से बना, कैसे बना, उसमें क्या दाम है, कब बना वो, कब एक्सपायरी, सब कुछ इस पर इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए पैकेज, लेबल और फूड इन्फॉर्मेशन, और तुम्हारे पास तुम्हारे फूड या मेडिसिन, केमिकल फॉर गवर्नमेंट के लिए है कि सप्लाई के लिए, वो सब कुछ उस पर डिटेल में लिखा रहता है। मार्केटिंग देखा जाए तो डिजाइन अट्रैक्टिव बनाए, मतलब अलग अलग कंपनियां देखा जाए तो अलग अलग डिजाइन बनाती है अपने, ठीक है, हिसाब से। साइज देखा जाए तो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, जैसे हमारा ये टैबलेट 10 होता है, ठीक है, किसी में एक पत्ता में 15 होता है, या कोई डिब्बा में देखेंगे तो कहते हैं 60 गोली 50 गोली, ये सब चीज़ें होती है, तो वो सबसे डिस्प्ले होता है। कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वालिटी है, डिस्प्ले तुम्हारे पास दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग की जाती है। सिक्योरिटी के लिए, मतलब सील पैक रहेगा तो लंबे समय तक मेंटेन, ये खुल गया तो इसको आप खा नहीं सकते हैं, ये केवल दिखाने के पर्पज से हम सुबह खोले हुए थे। ठीक, ये सील पैक होता है। टेम्परेचर रेसिस्टेंस होता है, मतलब इसमें कोई भी टेम्परेचर आराम से क्या कर सकता है, झेल सकता है। कोई मतलब ये मत डाल देना, ऐसा नहीं होता। ठीक, ये होगा। कन्वेंशन मतलब हैंडलिंग के लिए, डिस्प्ले के लिए, सेल के लिए, ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज तथा रीयूज, मतलब एक बार उपयोग करिए तो दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं कि नहीं, उस सब को मैनेज करने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। अब एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी पैकेजिंग होना चाहिए, ठीक है, लिखा है शुड नॉट कॉज द प्रोडक्ट लॉस, वो प्रोडक्ट को लॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट खराब ना हो, ऐसे पैकेजिंग होना चाहिए।
ठीक है। फार्मास्यूटिकल मटेरियल जो तुम्हारे पास होता है नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब वो किसी से रिएक्शन न करे, ऐसा होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब यदि हीट का तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाए और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हीट करके एक्सपेंड होता है। लेकिन इट शुड बी द अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। इट शुड बी दी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्रोडक्ट इन वॉल्यूम, यानी क्या कर देते हैं, कोई प्रोडक्ट की साइज हो गई या वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, पैकेजिंग मटेरियल करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें 100 ml में चाहिए, 200 ml, 300 ml, 500 ml या 500 यानी 50 ml चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम पैकेजिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। लिखा कंटेन शुड बी क्लियर तथा इजी लेबलिंग होना चाहिए, मतलब जो भी तुम्हारे पास कंटेनर होना चाहिए इजी से इजी लेबलिंग होना चाहिए। इजी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, इससे तुम किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हो कि भैया अच्छा ये पैरासीटामॉल है, ये है, क्यों, इसीलिए पैकेजिंग के ऊपर नाम लिखा रहता है। लिखा है इट मटेरियल शुड बी नॉन रिएक्टिव टू प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट से रिएक्शन भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो बताओ मान लेते किसी एल्युमिनियम के ढक्कन में रखा गया तो एल्युमिनियम से रिएक्शन करके प्रॉपर्टी लॉस कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। टाइप ऑफ पैकेजिंग देखा जाए तो कई तरह के होते हैं, जो आपके सामने ये टेबल दिया गया है। पहली तरह का टाइप ऑफ पैकेजिंग में कई होते हैं, जैसे तुम्हारे पास ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तुम्हारे पास रबर होता है। 3 में होता है, 4 में होता है। तो ग्लास को फर्दर डिवीजन किया, जैसे हमारे पास क्या होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है, एनपी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होता है। ठीक, अब प्लास्टिक यानी कंटेनर में देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, पॉलीइथाइलिन होता, पॉलीप्रोपाइलिन होता, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता, और पॉलीस्टीरीन होता और नाइलॉन होता है। ठीक, अब मेटल में देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं, टीन हो गया, एल्युमिनियम होगा और स्टील हो गया। जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे पे एल्युमिनियम टैबलेट वगैरह प्रयोग किया जाता है, और टीन देखें जैसे प्रोटीन का डब्बा वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें दूध का डब्बा इस समय किया जाता है। स्टील का बहुत कहीं रेयर करते हैं, नहीं तो ना करते हैं। रबर में देखा जाए तो हमारे पास नेचुरल हो गया और सिंथेटिक तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतने हमारे पास क्या होते हैं एज ए प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, सॉरी पैकेजिंग मटेरियल के बारे में अलग अलग तुम्हारे पास सामने हमने बता दिया है। तो क्या लिखेंगे, देखिए पैकेजिंग मटेरियल होता क्या, इसके कंटेंट कितने होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है जो आपके सामने यहाँ से हमने देखा। उसके बाद आइडियल प्रॉपर्टी पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, और टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तुम्हारे पास लिखा इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इसका फीचर वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। क्या इंडियन फार्माकोपिया तुम्हें अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया को अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए हम 2 चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया, और याद रखना भाई फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो फार्माकोपिया भाई पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, और इसमें बता, अच्छा इसमें था बढ़िया से। ठीक है, तो पहले फार्माकोपिया क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया को हम चार्ट टेबल दिखा देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो समझते पहले फार्माकोपिया गुरुदेव क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में एक कॉपी होगी जो पूरे कॉलेज का ब्यौरा रखती है, हमारे स्कूल में कितने लड़के हैं, फर्स्ट ईयर में कितने लड़के हैं, क्या नाम है उनके, पापा दादा नाना काका। ठीक, इतना नहीं होता है, यानी उनका नाम होता है, पिता नाम, उनका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर, और किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ कितना फीस दिए, सब कुछ एक कॉपी में मेंशन होता है। यस सर, उसी तरह से हमारे यहाँ भी हर एक दवाइयों को क्या कर दिया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, तो उसके लिए भी एक बुक होती है, उस बुक का नाम ही क्या होता है, एक्चुअल में फार्माकोपिया होता है। अब क्या लिखा है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के लिए देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब किसी दवा को बनाने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या होती है, विच इज रिटन इन बुक, मतलब जो किसमें लिखी जाती है, बुक के अंदर लिखी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल में फार्माकोपिया बोलते हैं। फार्माकोपिया हैज़ बीन द अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंश्योर द, ठीक है, इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को बनाने की जिम्मेदारी एक फार्माकोपिया की होती है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, इट इंक्लूड रिलेटेड टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सेवरल तथा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होता है। ठीक, जो सामने दिया गया है फार्माकोपिया ये डेराइव फ्रॉम द 2 वर्ड, हमारा फार्माकोपिया 2 वर्डों से मिलकर बोलती है। फर्स्ट इज ए फार्मा, सेकेंड इज ए कोपिया। यानी फार्मा मतलब क्या होती है, ड्रग्स होती है, और कोपिया मतलब बनाना। वो ड्रग्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है वो फार्माकोपिया के अंदर ही लिखा रहता है।
फार्माकोपिया जो कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ, फार्माकोपिया में बहुत सारे मोनोग्राफ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके फार्मास्यूटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इसमें चैप्टर होता है, तो उसी तरह से फार्माकोपिया जो होती है तो उसका चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम क्या होता है, मोनोग्राफ होता है। यानी मोनोग्राफ जैसे आपके बुक में ग्राफ होते यानी एक एक पैराग्राफ होता है ना कि एक पैराग्राफ में इतना, दूसरे पैराग्राफ में इतना, तो उसी तरह से मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन ए पार्टिकुलर ड्रग्स केमिकल, जैसे तुम्हारे पास उसमें एस्से होता, फार्मूलेशन होता, सॉल्युबिलिटी होती है, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, डोजेज, मतलब सब कुछ डिटेल में क्या होता है उसके अंदर लिखा होता है। ठीक, इसके अंतर्गत तुम्हारे पास मोनोग्राफ के अंदर। अब ये तुम्हारे पास टाइप ऑफ फार्माकोपिया कईयों तरह के होते हैं जो सामने हमारे पास यहाँ दिए गए, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड फार्माकोपिया और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फार्माकोपिया दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से लिखा गया फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश 1955 में, मतलब 1955 में पहली बार की गई थी। ये ब्रिटिश याद नहीं रखोगे तभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्लीज़ भाई ये टेबल याद रख लीजिएगा, ये टेबल हमने बहुत मज़े तरीके से बनाया हुआ है। टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट का महा इंपॉर्टेंट है और इसी से सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, और कहेंगे हमने एक टेबल और बना दिया, उसको भी हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। देखिए हमने क्या कर दिया है, ये देखिए फर्स्ट एडिशन वर्ष यानी वॉल्यूम अमेंडेंट किया गया था, चेयरमैन कौन है, फीचर कौन है, इसको हमने डिफाइन कर दिया। पीडीएफ में इसको भी हम इंक्लूड कर देंगे, बस अभी आप इतना केवल देखिए। यानी देखा जाए तो यानी पर हमारे पास जो इंडियन 5 कितनी एडिशन है, टोटल 9 एडिशन प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया 9वां एडिशन कब आया, तभी जब पेपर देखेंगे ना तो इससे कम से कम 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने, एमसीक्यू में टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके सामने यहाँ लिखा है इंडियन फार्माकोपिया का फ्लो चार्ट दिया गया है। तो फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1955 में, इसे याद रखिएगा 1955 में। अमेंडेंट कब हुआ था, 1960 में, मतलब सुधार, जैसे कुछ दवाइयाँ होती ना ये ख़राब क्वालिटी की हो रही हैं या इसमें कोई हमें सुधार लाना है तो इसी को सुधार करने की जिम्मेदारी होती है, जो कब किया गया था, अमेंडेंट किया गया था 1960 में। चेयरमैन उस समय कौन थे, डॉक्टर बी.एन. घोषले थे। ठीक है, बी.एन. घोष जी थे। ठीक है, अब यानी उस समय वॉल्यूम कितनी थी, एक ही वॉल्यूम केवल थी। सेकेंड तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, वी ईयर देखा जाए तो 1966 में थे। ठीक है, 1966 में ये लाया गया था सेकेंड वाला। उसके बाद तुम्हारे पास देखा जाए तो यानी अमेंड किया गया था 1975 में, 1975 में किया गया था। उस समय बी.एन. मुखर्जी जी चेयरमैन थे, एक वॉल्यूम उसमें टाइम थी। थर्ड में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है 1985 में। ठीक है, 1985 में किया गया था, 1989 में इसे अमेंडेंट किया गया था, 1991 में, मतलब 2 बार इसे अमेंडेंट किया गया था, सुधारा गया था। कुछ चीज़ें ऐड भी की जाती है, कुछ डिलीट भी की जाती है, इसके अंतर्गत होता है। उस समय नित्यानंद जी, तो टोटल तुम्हारे पास कितनी वॉल्यूम हो चुकी थी, 2 वॉल्यूम हो चुकी थी। फिफ्थ एडिशन देखा जाए, फोर्थ एडिशन देखा जाए तो 1996 में ये बनाया गया था, 2000 में, 2002 में, 2005 में, मतलब कितनी बार जी, 3 बार अमेंडेंट किया गया था। उस समय नित्यानंद जी थे, 2 वॉल्यूम 1 तब भी थी। फिर तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2007 में लाया गया था, 2008 में इसे अमेंडेंट किया गया था, सुधारा गया था। उस समय नित्यानंद जी भी थे। ठीक है, 3 बार नित्यानंद जी हो गए, उस समय 3 वॉल्यूम बन चुकी थी। सेवंथ देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या थे, सेवंथ नहीं फिफ्थ देखा जाए तो 2010 में थे, 2012 में तुम्हारे पास अमेंडेंट किया गया था। उस समय तुम्हारे पास के चंद्रमौली जी थे। ठीक है, जो तुम्हारे पास 3 वॉल्यूम उस समय हो गया था। सेवंथ एडिशन 2014 में। ठीक है, 2014 में सेवंथ एडिशन 2014 तो 15 और 16 में अमेंडेंट किया गया था। नबी आजाद जी थे, उस समय 4 वॉल्यूम हो चुकी थी। एट्थ एडिशन देखा जाए तो 2018 में किया गया था, 2019 तो 2021 में देखा जाए तो अमेंडेंट किया गया था। ठीक है, उस समय तुम्हारे पास C.K. मिश्रा जी थे। ठीक है, जो तुम्हारे पास यहाँ दिया गया फोर्थ एडिशन में। उस समय सर नंबर चाह आपका, ठीक, इसी के अंदर दिया रहेगा भाई, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर तुम्हारे पास क्या रहेगा, 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो 22 नंबर 2022 में इसे लाया गया था। अभी तक इसमें कोई अमेंडेंट नहीं किया गया था, अब धीरे धीरे किया जा रहा है और जल्दी उसे पास किया जाएगा। उस समय देख रहे हो तुम्हारे पास कौन थे हमारे पास, ठीक है, चेयरमैन तुम्हारे पास मनकुश मंडाविया। ठीक है, मंडाविया थे, जो इस समय 4 वॉल्यूम प्रेजेंट है आपके सामने, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है किसके बारे में, फार्माकोपिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, लिख रखा है वेरियस डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, इन डिस्कस वेरियस फ्रैक्शन कॉलम के बारे में बताना पड़ेगा, 7th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये 40 नंबर में दिया गया है। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। नहीं आ रही है सर, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, इसको भाई यहाँ रख दिए जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट आएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या बताना पड़ेगा, वेरियस टाइप ऑफ द डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल कॉलम को हमें अच्छे तरीके से क्या कर देना, डिफाइन करके बता देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो आपके सामने यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रहता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, इसके बारे में समझिए। जैसे डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड को तुम मिक्स कर दो और दोनों क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, बट याद रखना दोनों की बॉइलिंग पॉइंट अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप पैक बना के पीने जा रहे हैं, अच्छा पानी मिला दिए और पैक में एल्कोहल बढ़िया रम बियर बिस्की कुछ भी है, ठीक है, अब आपका कोई आ गया तो उसे हटाना पड़ेगा, तो कहेंगे भाई पीना नहीं है, तुम पानी को अलग करो भाई या वाटर को अलग करो, तो हम लाएंगे डिस्टिलेशन मेथड। उसमें क्या करेंगे, गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो जो एल्कोहल रहेगा वेपर बनेगा, उसे ठंडा करके दोबारा प्राप्त कर लेंगे, उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें होता क्या, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उसे हम क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी अलग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक, डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंस व्हिच डिफर फ्रॉम, ठीक है, डिफर देयर इन द वेपर, यानी वेपर प्रेजेंस होता है, मतलब उनकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है, उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, देखिए इसको पढ़िए, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू द वेपर बाय द हीटिंग एंड तुम्हारे पास रिकन्वर्टिंग इन, यानी इट अगेन इनटू द लिक्विड फॉर द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर। कहने का मतलब क्या होता है, आप समझिए क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, कंटेनर लिया जिसे हम कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, इसमें एल्कोहल प्लस वाटर में जो मिक्सर था उसको हमने अच्छे से यहाँ पर डाल दिया, चलो हमने डाल दिया, हो का रहा है, इसमें हमने थर्मामीटर डाल दिया, क्या कर दिया है आपके सही से रुक रुक के आ रही है, फिर स्टार्ट करिए, नहीं भाई फिर से करने का मतलब 1 घंटा हमारा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा भाई, ठीक है, पूरी आवाज़ आ रही होगी एटलीस्ट भाई, ठीक है, बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। रुकने का मतलब हमारा मेहनत खराब होगा भाई, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो आज हम सुबह 10 बजे से लेके, ठीक है, एटलीस्ट 2 ढाई 5 हो गया, 5 6 6:30 हो गया, टोटल 8 घंटा हमने क्लास ले ली चुके हैं, 7 घंटा हो गया। अब इसे पूरा करने में कम से कम 8 घंटा कंटिन्यू बोलना बड़ी मामूली बात नहीं भाई, ठीक है, तो चाप मैनेज, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हो का रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, वाटर लेते हैं और एल्कोहल लेते हैं, वाटर और एल्कोहल, ठीक है, आइडियो क्लियर नहीं है, ठीक है, अब देखिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताना एक बार आवाज आ रही है कि नहीं, वाटर हो गया प्लस एल्कोहल होगा, दोनों को क्या कर दे हम मिक्स करके इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड रहे, ठीक है, ठीक, आवाज आ रही कि नहीं ये बताइए आप, ठीक है। देखिए वाटर हो गया प्लस में एल्कोहल हो गया, वाटर और एल्कोहल को दोनों को मिक्स करके यहाँ पर हमने डाल दिया है। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, जब धीरे धीरे इसको गर्म किया जाएगा, ठीक है, तो ये टेम्परेचर, ये थर्मामीटर है, अगर टेम्परेचर बताएगा एक्चुअल में ये टेम्परेचर कितना हो चुका है, तो हम क्या करेंगे 78 जब पहुँचेगा तो उसी पर रोक देंगे, तो यहाँ से जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो भी तुम्हारे पास वाटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, वाटर नहीं एक्चुअल में एल्कोहल होगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा, क्या करेगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। जब वेपर बनना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा तो इसके द्वारा ठंडा कर दिया जाएगा, जो कंडेंसेशन यानी कूलिंग का काम करेगा। तो यहाँ से जो वेपर जा रहा था यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, और लिक्विड को यहाँ पर रिसीवर में कनेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, यही एक्चुअल में तो आपके सामने एल्कोहल दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन बोलते हैं, तो वही क्या लिखा है, ठीक है, ठीक है। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू द वेपर बाय द हीटिंग, ठीक है, एंड रिकन्वर्टिंग इन अगेन इनटू द लिक्विड इन कंडेंसेट द वेपर, मतलब जो तुम्हारे पास हमने गर्म किया है, लिक्विड से वेपर बना, वेपर से दोबारा लिक्विड बन गया, दोबारा हमने कलेक्शन कर लिया, इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट गिवन द सोल्यूशन, मतलब जो तुम्हारे पास सोल्यूशन दिए रहेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होनी चाहिए। जैसे एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे पास कितनी थी 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। होता क्या, सबसे पहले लिक्विड को गर्म करेंगे, वेपर, वेपर को ठंडा करेंगे, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। यूज ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का यूज कहाँ किया जाता है, डिस्टिलेशन इज द यूज, डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द मैनी कमर्शियल
प्रोसेस सच है तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने वाली कंपनियां, डिस्टिलेशन वाटर और पैराफिन कैरोसिन, तुम्हारे पास अदर लिक्विड जो तुम्हारे पास पोषण होते हैं सब बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जो वातावरण में तुम्हारे पास हवा में नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जो अलग अलग गैसेस होती हैं, उनको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास लिखा है टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, कई तरह के होते हैं। एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन होता है, एक सेप यानी स्टीम डिस्टिलेशन होता है, यानी डिस्टिलेशन होता है। तो हमें इसको अच्छे से डिफाइन करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या जाते हैं फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल क्या होता है, हूबहू सेम टू सेम वैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप कॉलम थोड़ा सा बना दीजिएगा, बस इतने का अंतर, इसीलिए इसे बोला जाता है कॉलम, यानी फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज ए डीपर बॉइलिंग एंड यानी इवेपोरेटिंग पॉइंट एट द डिफरेंट टेम्परेचर सो ऑफ द मिक्सचर, ये हीटिंग सब्सटेंस ऑफ द वेपर बॉइलिंग स्टार्ट होता है। तो बॉइलिंग फर्स्ट तुम्हारे पास कन्वर्ट इनटू द वेपर, मतलब क्या कर रखा, सबसे पहले एक कंटेनर में दो चीज़ हम ले लेना, जिसे मिक्सेबल लिक्विड भी बोला जाता है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी चीज़ मिक्सर मिलाए हैं इसको धीरे धीरे जब गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो बॉयल होके यहाँ पर जाएगा। अब थर्मामीटर से हम रेगुलेट करेंगे एक्चुअल में इसमें कैसे हमें करना है। उसके बाद यहाँ कंडेंसर आएगा, इसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे, यहाँ पर आवाज़ रिसीवर में, ठीक है, यहाँ पर रिसीवर में आराम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब कौन यानी कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो तुम्हारे पास लिखा है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये सामने दिया गया है। उसका डिस्टिलेटिंग फ्लास्क ये दिया गया। कंडेंसर देखा जाए तुम्हारे पास जो ठंडा के लिए प्रयोग किया था। रिसीवर जो प्राप्त करने के लिए हीट सोर्स में कुछ भी तुम ले सकते हो। तो ये प्यारा सा डायग्राम आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। वर्किंग देखा जाए कैसे काम करते हैं, पहले सबसे क्या कर देते हैं, सोल्यूशन ऐड करेंगे फ्लास्क में, हमने फ्लास्क में डाल दिया, हीट अप्लाई किए, देखो गलम किए, मिक्सर धीरे धीरे बॉइलिंग स्टार्ट होगा और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लार्ज अमाउंट में, जो सामने दिया गया है। वेपर मूव द फ्रैक्शनल कॉलम, मतलब फ्रैक्शनल कॉलम में मूव करेगा और देन द कंडेंसर वेपर कूल करेगा, मतलब ये कंडेंसर धीरे धीरे क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। और कूल क्या होगा, वेपर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड विच आर कलेक्टेड इनटू द रिसीवर, धीरे धीरे क्या करेंगे हम रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को फ्रैक्शनल कॉलम डिस्टिलेशन बोला जाता है। ठीक, जो हमने सामने अच्छे से क्या कर दिया, डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या रखा है, डिफाइन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता क्या है, इसको पूरा डिफाइन यानी अच्छे तरीके से काम करना है। उसके प्रोसेस इन डिटेल, मतलब सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता क्या है, इसको बारे में बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, 30 नंबर पेज नंबर होता है। ठीक है, इसमें आते हैं बैंडिंग कॉपी पे लिया गया। अब याद रखना एक्सट्रैक्शन देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो पूछा ही पूछा जाता। ठीक है, तो इसको हम केवल ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, दिखा देंगे। ठीक है, देखो एक्सट्रैक्शन होता क्या है, जिसे हम निष्कर्षण बोलते हैं, हमारी भाषा में समझिए एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एलोवेरा निकल लिया, एलोवेरा से जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकाल लेना, एलोवेरा से जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकाल लेना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या लिखा है, लिखा रिमूवल ऑफ द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल सॉल्वेंट इज नोन एज, यानी क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। सिंपल से क्या कर देते हैं, हम जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक्टिव मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्रूड ड्रग से हम क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं किसी सुटेबल सब्सटेंस के द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा, उसी को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। फिर क्या लिख रखा है, द सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेनेस्ट्रम, मतलब हम एक्सट्रैक्शन के दौरान जो भी तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक, जिस सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं उसे मेनेस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में मेनेस्ट्रम बोलते हैं। इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल डेट रिमेनिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड, तुम्हारे पास मार्क, मतलब एक्सट्रैक्शन के बाद जो छन्नी के ऊपर बचता है उसे क्या बोला जाता है, एक्चुअल में मार्क बोला जाता है। जो सॉल्वेंट हम प्रयोग करते हैं क्या क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और एल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हमारे पास लिया गया है। ठीक, अब टेबल ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, ये टेबल याद रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। एक्सट्रैक्शन टोटल 5 स्टेप में होता है। पहले इन्फ्यूजन होता है, क्या होता है, इन्फ्यूजन, ये फ्रेश भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। उसके बाद डेकोशन होता है, ठीक है, उसके मैसेरेशन होता है, मैसेरेशन में सिंपल मैसेरेशन होता है और मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट होता है, और मल्टीपल मैसेरेशन में डबल तथा ट्रिपल हो सकता है, मतलब 2 या 3 बार किया जाता है। परकोलेशन में हमारे पास सिंपल परकोलेशन होता है और कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन होता है, ठीक है भाई,
अंगुली बताएं सर, भाई अंगुली बताएं सर क्या? नहीं समझे भाई, ठीक है। ठीक है। अब होता क्या, देखिए परकोलेशन में तुम्हारे पास सिंपल परकोलेशन होता है, और यहाँ से देखा जाए तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन परकोलेशन होता है, उसके बाद तुम्हारे पास लिखा है कॉन्टिन्यूअस परकोलेशन होता है, और ये डाइजेशन होता है। तो इतने प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअल में, रियलिटी में देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। हेलो फ्रेंड, भाई सब लोग को हेलो कर दो एक ही बार में। ठीक है, यहाँ से बाईलिंगुअल बताइए सर। दीपक जी आपसे अनुरोध है, सुबह वो लेक्चर चला दिया गया है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है भाई। बाइलिंगुअल सवेरे 10 बजे से, ठीक है, सवेरे आपका 10 बजे से 12 बजे तक चला हुआ है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं 4 बजे से सेकेंड ईयर का क्लास चलेगा। हिंदी में बताइए, हिंदी। अरे मेरे भाई दीपक यार, बताइए, इतनी बार तो बोल रहे हैं भाई, ठीक है, बोल रहे हैं बाबू। क्या फर्स्ट यानी सुबह क्लास चला गया फार्मास्यूटिक्स का, बाईलिंगुअल क्लासेस किया गया है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब होता क्या देखिए, इन पहला स्टेज इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस, यानी क्या कर देता है आप, एक्सट्रैक्शन वेजिटेबल तुम्हारे पास, ठीक है, वेजिटेबल ड्रग्स होता है, वाटर यूज टू अदर मेन स्टेप। सबसे पहले करते क्या है, जो भी क्रूड ड्रग्स होता है वाटर के अंदर भिगो के रख देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, जो भी इन्फ्यूजन रहता है पॉट के अंदर डाल के और अलग अलग कर देते हैं। तो फ्रेश तुम्हारे पास फ्रेश भी हो सकता है और कॉन्सनट्रेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश में तुम्हारे पास, यहाँ फ्रेश में करते क्या, सबसे पहले जो भी चीज़ लेते हैं बर्तन में रख के 10 से लेकर 15 मिनट तक लेके भुगो देते हैं, भिगोने का काम करते हैं। उसके बाद उस मेन स्टेम वाटर को क्या कर देते हैं, वाटर इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर उसके अंदर चला जाता है। ठीक है। ठीक है, चल रही है कॉलेज। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एज पर तुम्हारे पास क्या बोल दिया है, एज पर फार्माकोपिया के अनुसार उसे हम क्या करते थे, 12 घंटे तक उसे, ठीक है, स्पॉइल डू करते हैं, फंगस तथा बैक्टीरियल ग्रोथ को हम क्या कर देते हैं, ठीक है, उससे वो सड़ता है। इन कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन में 8 घंटा रखा जाता है। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेश इन्फ्यूजन की तरह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, उसमें वाटर का, यहाँ पर एल्कोहल का। वो 10 से 15 मिनट, बट ये 8 टाइम, यानी क्या 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है उसकी तुलना में देखा जाए तो। अब इसमें डेकोशन में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या करे, 10 मिनट के लिए रखा जाता है, बॉइलिंग किया जाता है और अच्छे तरीके से मेंशन कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम पीडीएफ में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आपके सामने मैसेरेशन दिया गया है, इसमें अर्गेनाइज तथा अनर्गेनाइज ड्रग्स होती है, उसका पार्कोलेशन होता है। उसके बाद में तुम्हारे पास यहाँ डाइजेशन दिया गया है आपके सामने। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपके सामने था। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, फार यानी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होती है, इसको हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे आपके बुक में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म क्या होती है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। 2042 पेज, अभी हमारे पास एक कॉपी थी उसमें यदि होगा, ठीक है, अंदर चला गया लगता है। ठीक है, तो इसको हम पीडीएफ में मेंटेन कर दे। ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और गैसियस फॉर्म, ऐसे अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के साथ तो फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। डिफाइन सीजीएमपी, सीजीएमपी को आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सीजीएमपी भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो भाई कितना है पेज नंबर ठीक है, तो सीजीएमपी क्या होता है इसको पूरा हम डिटेल में बताते हैं आपके सामने। जीएमपी उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सीजीएमपी हम आपको सामने यहाँ बता देते हैं। ये आपके सामने दे रखा सीजीएमपी। सीजीएमपी देखा जाए तो इसे हम करेंट मैन्युफैक्चर गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, करेंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस बोला जाता है। अब ये होता क्या, सीजीएमपी शुड बी डिजाइन टू द फ्लेक्सिबल to allow each manufacturer to decide the individual how to implement the यानी necessary control। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास कब से है, होगा भाई, ठीक है, होगा, जल्दी हो जाएगा, उसका भी दिक्कत नहीं करिए आप। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टू डिसाइड, ठीक है, देखो डिसाइड इंडिविजुअल हाउ टू इम्प्लीमेंट द नेसेसरी कंट्रोल बाय द यूजिंग स्पेसिफिक यानी साइंटिफिक शुड बी डिजाइन प्रोसेसिंग मेथड। ठीक है, तुम्हारे पास मेथड और तुम्हारे पास क्या देगा, टेस्टिंग प्रोसीजर। तुम्हारे पास कहने का मतलब क्या होता है, सीजीएमपी एक तरह का तरीका होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए साइंटिफिक तरीके का यूज किया जाता है, और उसमें बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप चेकअप भी होता है कि हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो बढ़िया से बढ़िया और इफेक्टिव मेथड से बना देना चाहिए। सी तुम्हारे पास लिखा है द सी इन जीएमपी यानी सी यानी जीएमपी में मीन मतलब करेंट, मतलब क्या होगा, जो प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी चल रही है उसी हम प्रयोग करके नई नई दवाइयाँ बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया तुम्हारे पास सीजीएमपी। सीजीएमपी मतलब
करंट गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो मेथोडोलॉजी चल रही है, जो नई टेक्नोलॉजी प्रयोग करें, उसी का हम प्रयोग करके इसमें काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीजीएमपी। सीजीएमपी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए आपके सामने, यानी कि आपके पास पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल मतलब कोई जैसे कोई ज़मीन लीज वगैरह सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। परमिसेस होना चाहिए, इंडस्ट्री लेआउट होना चाहिए। परमिशन मतलब होना चाहिए, और इंडस्ट्री लेआउट होना चाहिए कि कहाँ आप एक्चुअल में कंपनी बैठाएंगे। स्टरलाइजेशन तथा हाइजीन एरिया होना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होना चाहिए। मान लेते हैं आप कंपनियों में बनाएंगे दवाइयाँ, तो उससे जो भी खराब निकलेगा पानी, या बिना ट्रीट किया पानी वाटर, ठीक है, वो नदियों में नहीं डाल सकते हैं। तो वाटर ट्रीटेड सिस्टम होता है। लिखा वैलिडेशन तथा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए, 10 साल 5 साल चूर चार कितना साल आप करते हैं उसमें लिए। क्वालिफिकेशन जितने भी आप मेंबर रखें उसका एक्चुअल में क्वालिफिकेशन कितना है वो सब होना चाहिए। इक्विपमेंट मटेरियल होना चाहिए, जिससे जो कंपनियां बनाएंगे एक पैसा आपके सामने इक्विपमेंट मटेरियल पूरा वर्ल्ड भर होना चाहिए। आईएसओ देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा 14,001 या 2004 में तुम्हारे पास तो होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। एसओ है, ठीक है, आईएसओ ये एक्ट होता है, इसी के तहत सब काम किया जाता है। सीजीएमपी प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, ठीक है, इसको पूरा बताना पड़ेगा। तो लिखा है तुम्हारे पास क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर फैसिलिटी मस्ट ऑब्टेन इन द क्लीन एंड हाइजीन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो भी दवाइयाँ जहाँ पर बनाई जा रही है वो क्लीन होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। ठीक है, क्लीन और हाइजीन होना चाहिए। कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे बरसात के सीजन में क्या होगा, आपकी सीलन नहीं आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, गर्मियों सीजन में ज़्यादा धूप भी नहीं आए तो उससे हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंट क्रॉस कंटिन्यूएशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, मतलब जो तुम्हारे पास दवाइयाँ बना रहे तो ऐसा होना चाहिए कि जो खाने से है और तुम्हारे पास प्रोडक्ट से उसमें कंटामिनेशन होना नहीं चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर द क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जो भी प्रोसेस बना रहे हो कि किस स्टेप में बना रहे हो वो पूरा अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए बाबू, क्लियर होना चाहिए। दिन में कब होती है सर बताओ, पूरा दिन क्लास चलता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम, ठीक है, इतने बजे तक चला। फर्स्ट ईयर का क्लास चला दिया गया है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। उसके बाद सेकेंड ईयर का क्लास हिंदी इंग्लिश मिक्स। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर का इंग्लिश मीडियम, फिर फर्स्ट ईयर का इंग्लिश मीडियम चला। एक्चुअल में कभी भी इस समय कोई टाइम ने जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कर दिए हैं, टाइम तो शेड्यूल डालते हैं, तुरंत क्लास स्टार्ट कर दिया जाता है भाई। ठीक है, इसका अब एग्जाम में टाइम में शेड्यूलिंग करना, अब तुम सोचो, अच्छा आप देख रहे हो तो ये टाइम खत्म होगा तो 8 घंटा एटलीस्ट हमने लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, तो ये सब टेंशन ना लीजिए भाई आप। मैन्युफैक्चर प्रोसेस यानी क्लियर डिफाइन होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन तथा प्रोसीजर आर राइट इन द क्लियर लैंग्वेज, मतलब जो भी तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि इस स्टेप बाय स्टेप आपको दवाइयाँ बनानी, वो क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। ऑपरेटिंग आर, ठीक है, ऑपरेटर आर ट्रेन और कैरी आउट द डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास ऑपरेटर्स हैं, बनाने वाले आदमी हैं, उनका वेल डेवलप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए। ट्रेनिंग मतलब ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बोका टाइप में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रॉस कंटिमिनेशन से आप क्या करिए, क्रॉस कंटिमिनेशन से आपको बताना, कंटामिनेशन से आपको बचाना है। रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर कंप्लीट हिस्ट्री नोट ऑन द तुम्हारे पास डेयरी विथ बैच नंबर, मतलब जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्चुअली उसका बैच नंबर वगैरह अच्छे से मेंशन होना चाहिए। नहीं तो पता नहीं किस बैच का है, खराब यदि निकल जाए तो क्या करेंगे, तो ये सब चीज़ मेंशन होना चाहिए। ठीक, तो इसको क्या जो सीजीएमपी का प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इस तरह से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन को हमने इजीली तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट में तुम्हारे पास लिखा डिफाइन प्रिजर्वेटिव एंड विथ एग्जाम्पल। तो सिंपल हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव होता क्या है ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है इसको हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव होता क्या है इसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर देते हैं। एक दो एग्जाम्पल बता देंगे, अपना उसमें मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं प्रिजर्वेटिव क्या होता है। तो आपके सामने प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव समझिए हमारी भाषा में। पहले जैसे आपकी मम्मी अचार बना रही है तो सड़े ना, तो उसमें देखेंगे बहुत अच्छा तेल को डाल देती हैं और बहुत सारा नमक डाल देती हैं क्योंकि सड़े ना। तो उसी तरह से दवाइयाँ हमारी खराब ना हो, लंबे समय तक बनी रहे उसका आर्ट, ठीक है, बनी रहे, तो उसी को जो ऐड किया जाता है उसी को यानी प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो क्या लिखा एज प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द प्रोडक्ट, लाइक फूड में मिलाया जा सकता, फार्मास्यूटिकल में मिलाया जा सकता, पॉइंट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में मिलाया जा सकता, बायोलॉजिकल सैंपलिंग में मिलाया जा सकता, जिससे हम एवॉइड डिकम्पोजिंग बाय द माइक्रोबियल ग्रोथ इन अनवांटेड केमिकल चेंजेज होता, तो उसी को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपके यहाँ सिंपली सा क्या होगा, जूस बनता है, मान लेते हैं आम का जूस बन रहा है, तो सुबह बनता है तो देखेंगे शाम तक वो गर्मियों के नाते खराब हो जाता है, या सर यदि फ्रिज में नहीं रखेंगे तो। ठीक, बट मार्केट में देखेंगे जो तुम्हारे पास माजा वगैरह आता
या बहुत सारे तुम्हारे पास जूस आते हैं, वो लंबे समय तक बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज़, ऐसा चीज़ मिलाया जाता है, वही प्रिजर्वेटिव होता है जो उसे लंबे समय तक बचा के रखता है। उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल में रियलिटी में प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है? ठीक है, लिख रखा वही सिंपल सा। क्यों मिलाया जाता है? फूड में तथा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, बायोलॉजिकल सैंपल में, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो दिक्कत हो जाए। साफ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट कराइए। ये देखा जाए तो 1020 HD फुल पे चल रहा है भाई ये। ठीक है, आप थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करिए, आपका कंफर्म 100% शुद्ध दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोका जा सकता है। चाहे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, तथा अदर कोई भी चीज़ है, उसको रोकने की जिम्मेदारी प्रिजर्वेटिव की होती है। आइडियल प्रॉपर्टी या प्रिजर्वेटिव, इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले इट शुड बी नॉन यानी इरिटेंट होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए? ऐसा कि मतलब ये थोड़ा सा इरिटेशन पैदा न करे, इस टाइप से होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब जहरीला भी नहीं होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल, गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। फिजिकली तथा केमिकली स्टेबल होना चाहिए। फिजिकली मतलब इसका कलर, स्वाद, ये सब में परिवर्तन ना हो। केमिकली मतलब क्या होगा? ये इसके साथ रिएक्शन करके उसकी प्रॉपर्टी न चेंज कर दे, ऐसा होना चाहिए। मेंटेन एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, सेल्फ लाइफ तथा यूजेज होना चाहिए। ठीक, अब एक क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के आधार पर यहाँ पर बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर यहाँ बांटा गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गया, चिलेटिंग एजेंट हो गया, जो सामने दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ एंटीऑक्सीडेंट में तुम्हारे पास विटामिन ई हो जाएगा और सी तुम्हारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा? ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन होता है, जिसे हम ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन बोलते हैं, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट तुम्हारे पास यूज किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव में से एक है। ये फूड आइटम में तगड़ा प्रयोग किया जाता है। ठीक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसे तुम्हारे पास बेंजोएट हो गया और सारबेट हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। चिलेटिंग एजेंट में तुम्हारे पास सिट्रिक एसिड हो गया, पॉलीफास्फेट हो गया, एडीटी हो गया, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे प्रिजर्वेटिव के तौर पे प्रयोग किए जाने वाले। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पर देखा जाए तो तुम्हारे पास नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल। नेचुरल में देखा जाए तो नीम आयल होता है और लेमन होता है और हनी वगैरह। हनी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और नीम आयल तो बहुत कम किया जाता है। और आर्टिफिशियल में तुम्हारे पास क्या हो जाता है? बेंजोएट आते हैं और तुम्हारे पास क्या हो जाता है? नाइट्रिक एसिड और एल्कोहल। एल्कोहल भी सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जितने भी आपके तुम्हारे पास वो बनाए जाते हैं सिरप, उसमें सब में एल्कोहल ऐड कर दिया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक, तो ये आपके सामने प्रिजर्वेटिव दिया गया था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या बताना पड़ेगा जी? क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी के अनुसार क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईपी, आईपी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका हम एक प्यारा सा आपको टेबल दिखाते हैं, वही टेबल आप याद रख लीजिएगा, आपका रामबाण हो जाएगा। ठीक है, वो टेबल याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपका लिए रामबाण की तरह वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, आईपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लासिफिकेशन किया गया जो आपके सामने। ठीक है, तो लिखा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर द पाउडर फार्मास्यूटिकल पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने दिया गया। पहला दे रखा है ग्रेड ऑफ पाउडर, कोरेस पाउडर होता है, मॉडरेट पाउडर होता है, मॉडरेट फाइन पाउडर होता है, फाइन पार्टिकल होता है, वेरी फाइन पाउडर, वेरी फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पाउडर होता है। अब सीयू नंबर लिखा है विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास होता है, मतलब इससे देखा जाए तो ये तुम्हारे पास पास हो जाएगा। इससे जो तुम्हारे पास जाली प्रयोग करते हैं उसमें जो जाली के बीच में जगह होती है, जैसे ये तुम्हारे पास जगह हो गई ना, ठीक है, ये जो जगह होती है इतना माइक्रोमीटर की होती है। इसमें देखा सिर्फ 40% आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, 40% पार्टिकल आराम से पास हो सकते हैं सीयू नंबर 44 से। ठीक है, नॉर्मल में देखा जाए तुम्हारे पास अपर्चर साइज कितना होना चाहिए? यहाँ से होना चाहिए। ठीक, तब फाइन पाउडर के लिए तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास जाली नंबर कितना होना चाहिए? 10, और कितना उनके बीच की दूरी होनी चाहिए? 1700 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। और 40% मतलब 40% देखा जाए तो 44 नंबर से आराम से पास हो सकता है। और ये 55 नंबर उसका जो साइज होता है यानी 355 माइक्रोमीटर का होता है। मॉडरेट कोरेस पाउडर में तुम्हारे पास ये 22 नंबर पार्ट से आराम से पास हो सकते हैं, 700 यानी 710 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, और ये 40% जो तुम्हारे पास होते हैं, 40% ही सीप से देखा जाए, ठीक 40% 60 नंबर से आराम से पास हो सकते हैं। इसका जो साइज होता है तुम्हारे पास 250 होता है। मॉडरेट में देखा जाए तो 44 नंबर से सब पास हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो साइज होता है तुम्हारे पास 355 होता है। 40% पास करने के लिए तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा? आप 85 नंबर जाली का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी जो तुम्हारे पास
बीच का गैप होता है 180 होता है। फाइन पाउडर का देखा जाए तो सब कुछ पास करने के लिए 85 नंबर लेना पड़ेगा, तो जिसकी साइज कितना होती है 180, और 40% पास कराने के लिए 120 नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा, जो 125 माइक्रोमीटर ठीक वो जगह होगी उसके अंदर। ठीक है, वेरी फाइन पाउडर जो तुम्हारे पास क्या होता है 120 नंबर से आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो उनकी बीच की साइज कितना होती है 125 होती है, और 40% देखा जाए तो तुम्हारे पास 350 नंबर का जो तुम्हारे पास जाली होती है उससे पास हो जाएगी 40%, और उसमें जो तुम्हारे पास गैप होता है 45, ठीक है 45 माइक्रोमीटर का होता है। तो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, तो आईपी के बारे में थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देना। 60 नोट ऑन सस्टेन रिलीज टैबलेट और इन्फ्लुएंस लिखा है इफ्रसवेंट टैबलेट के बारे में बताना पड़ेगा 13 नंबर, इसको भी हम क्या कर देंगे मैनेज कर देंगे। ठीक है, आपके पीडीएफ में, क्योंकि ये भी आसान है, सस्टेन रिलीज टैबलेट वगैरह के बारे में। वैक्सीन क्या होता है इसको आपको अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है अभी वैक्सीन आपको तुरंत बता देते हैं। वैक्सीन बड़ा इजी चैप्टर है। ठीक है, 50 नंबर पेज। ठीक है, तो आपके सामने ये दे रखा है वैक्सीन के बारे में, और वैक्सीन देखा जाए तो क्या होता है वैक्सीन लिख देना, थोड़ा सा वैक्सीन का टाइप लिख देना, अपना काम हो जाएगा। तो आपके सामने ये दे रखा प्यारा सा वैक्सीन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सीन लिखा गया है, वैक्सीन इज द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट आर द प्रोवाइड एक्टिव कंपेयर द इम्यूनिटी टू द पार्टी यानी पार्टिकुलर डिजीज। मतलब क्या होता है ये देखा जाए तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। ये क्या करते हैं जानते हो, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, जो एक्टिवेट कर देंगे एक्वायर इम्यूनो यानी हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम को एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए लड़ने के लिए। जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन लग गया तो वो कोरोना से ही लड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं तुम्हारे पास कैंसर से लड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वैक्सीन ये टिपिकल कंटेन एन एजेंट दैट ऑफ द रिजेंबल एन डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑप्टेन मेड अप यानी मेड अप फ्रॉम द तुम्हारे पास वीकेंड किल फॉर्म। ठीक है, वीकेंड फॉर्म ऑफ द माइक्रोवेव होता है। ठीक है, मतलब ये चाहे किल करके या तुम्हारे पास कमजोर करके हमारे शरीर के अंदर डाल देते हैं। एक टॉक्सिन वन ऑफ इट द सरफेस प्रोटीन होता है। ठीक है, द एजेंट इसका जो सरफेस होता है प्रोटीनियस नेचर का होता है। द एजेंट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द एजेंट एज तुम्हारे पास ट्रीट यानी थ्रीट होना चाहिए, यानी तुम्हारे पास थ्रीट मतलब मार देना है। डिस्ट्रॉय इट द फर्दर डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये क्या कर देते हैं सबसे पहले उसे हम क्या है मार के किल करके हमारे शरीर के अंदर इनकट कर देते हैं, चाहे इनएक्टिव फॉर्म के हमारे शरीर के अंदर डाल देते हैं। और टाइप ऑफ वैक्सीन देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया कई होते हैं। सबसे पहले लाइव एटीन्यूएट वैक्सीन होता है, इनएक्टिवेटेड होता है। ठीक है, इसको एक्टिवेटेड भी बोला जाता है, इसे इनएक्टिवेट बोला जाता है, इसे टैक्सॉइड बोला जाता है। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड कंजुगेटेड वैक्सीन होता है। तो इसका एग्जांपल तुम्हारे पास मीसेल्स हो जाएगा। ठीक है, उसका मम्स हो जाएगा, रूबेला हो जाएगा, चिकन पॉक्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इनएक्टिवेटेड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा हेपेटाइटिस हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। टैक्सॉइड में टिटनस हो जाएगा, डिप्थीरिया आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेनिंजोकोकल डिजीज हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया वैक्सीन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड देयर स्टोरेज के बारे में बताना पड़ेगा। तो यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होता क्या है। इसको स्टोरेज भी याद रखना और क्लासिफिकेशन भी याद रखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने लिख रखा है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में। अब ये क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता बचाता, उसी को इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। बस इतना समझिए। लिखा है इट आर द प्रिपरेशन विच आर द इम्यून फॉर द प्रिपरेशन, लिखा प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, मतलब ऐसे दवाइयाँ, ठीक है, ऐसा प्रिपरेशन जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट कर दे और हमारे पास बीमारियों से बचा दे, उसी को इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे वैक्सीन में ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एंटी टॉक्सिन होता है, एंटी सीरम होता है, जो डायग्नोस पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्सिन को मारने के लिए। ठीक, लिखा दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड ए प्रोटीनियस इन नेचर का होते हैं, एक्सेप्ट देखा जाए तो पोलियो मिलाइटस वैक्सीन जो होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। याद रखना जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर को होते हैं, किसको छोड़ के, यानी पोलियो मिलाइटस को छोड़ के। ठीक है, जो पोलियो पिलाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन आर द एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेरेंटल डोजेज फॉर्म, मतलब जितनी भी दुनिया में है यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट सब पेरेंट इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, बट पोलियो ही ऐसा देखेंगे मुंह के थ्रू दी जाता है ड्रॉप के रूप में, एक्सेप्ट पोलियो मिलाइटस ओरल। अब तुम सोच सकते हो अभी तक इसका इंजेक्शन ही नहीं बना।
ठीक है। और सूर्य अब कितना सटीक काम करता है, देखो बच्चों को पिला दिया जाता, बच्चा मेंटेन हो जाता काम। स्टोरेज कंडीशन कैसे रखेंगे, सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट दे रहा था पोटेंसी इन स्टोरेज, मतलब स्टोरेज ही उसकी पोटेंसी है, बस सही जगह नहीं रखेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो खराब हो जाएगी। प्रिजर्वेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द वाइब्रेटी ऑफ द लिविंग सेल प्रिवेंट द ऑफ द डी नेचर द प्रोटीन दैट ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मतलब क्या कर देते हैं, यदि सही से आप स्टोरेज नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडी बनी हुई हमारे शरीर के अंदर बनाने के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बताओ, डी नेचर हो जाएगी, ठीक है, डी नेचर हो जाएगी तो साफ से काम नहीं करेगी। बट अपने इंडिया में देखा जाए, ठीक, इंडिया में ना यूपी में खास करके देखा जाए, अभी जब हम दिल्ली में थे, अब तो सोचो वैक्सीन जो प्रोडक्ट था, जैसे ठीक है इंसुलिन था, ठीक है ऑक्सीटोसिन था, ये ऑलरेडी वहीं से आइस पैक में पैक होकर आता था, किसमें, आइस पैक में। बट हम यूपी में देखते हैं गत्ते के अंदर डाल देंगे, जो जो जो, जो सब दवाइयाँ रख रहे हैं उसी के बीच में हम डाल देंगे, ला ले जा ठीक है। अब वो बताओ, जब स्टोरी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो 2-3 घंटा में वो डीनेचर हो जाएगा, फिर उसी को लगा रहे हैं अपने यूपी में, पल भर यूपी बिहार में कोई टेंशन है। बट दिल्ली में हम थे, तुम सोचो जब वो कोई भी तुम्हारे पास ऑर्डर किया जाता था, मान लेते हम ऑक्सीटोसिन हमने ऑर्डर किया, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन वगैरह देखेंगे वही से लेके आते हैं, गत्तों में डाल के लेके आते हैं, बट नहीं, वहाँ पर आइस पैक में ऑलरेडी पैक होता था। जो हमारे लेकर आते थे, जो तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आते थे, सब दवाइयाँ गत्ते में लाते थे, उसको आइस पैक में डाल के, चाहे गत्ते के बगल में, चाहे गाड़ी के बगल में, चाहे बैग के ऊपर लादे रहते थे, ठीक है। बट यहाँ होता जानते ही आप, ठीक है, एक्चुअल में जो पोलियो जो पिलाया जाता है वो बंद कंटेनर में होना चाहिए और वहाँ पर आइस भरा होना चाहिए। बट आशा लोग क्या करते, उसी के बीच में वही डाल देते। हमने खुबार खोल के देखे, कुछ था ही नहीं कहीं खतरनाक है, मतलब एकदम से चला रहे, मतलब यहाँ पर धक्का प्लेट गाड़ियाँ चल रही हैं, वो चलाते चल रहे हैं, ठीक है। लिखा, सरकारी कर्मचारी जनवा कर रहे हैं। रिडक्शन इज द, ठीक है, रिडक्शन इज द पोटेंसी जो ड्यू टू द केमिकल चेंजेस, मतलब उसकी केमिकल चेंजेस होगी जब तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। देखिए साफ साफ लिखा है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसकी पोटेंसी तुरंत भरने से चेंज हो जाएगी। अब देख ही रहे हो पोटेंसी कितना होना चाहिए, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना चाहिए, बट तब वो रखते नहीं है। जब स्टोरेज करते हैं, दुकान पर रहता तो फ्रिज व्रिज में डाल देते हैं, नहीं तो देखा जाए तो वैसे ही एक जगह से दूसरे जगह स्टोरेज करके लेके जाते हैं। आल आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टोरेज बिलो द रूम टेम्परेचर, हमेशा हमेशा रूम टेम्परेचर से नीचे ही रखना पड़ता है, ठीक है। इट इज डिजायरेबल द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट शुड बी स्टोरेज रेफ्रिजरेटर, हमेशा हमेशा रेफ्रिजरेटर में आपको रखना पड़ेगा। अभी कितने टेम्परेचर में, आपको कम से कम उसको 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर होना ही होना चाहिए। लाइट यूजुअली एक्सेलरेटेड इन द, यानी क्या होगा, डिकम्पोजिंग आईपी, मतलब ये देखा तुम सोच सकते हो इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, लाइट यदि ज़्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगी, अपने आप को डिकम्पोज कर देंगे, ठीक, ये हो गया। आल्सो स्टोरेज लाइट रेसिस्टेंट ग्लास, मतलब ऐसे ग्लास में रखें जो अंबर होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर का रहता है, उसमें लाइट इजीली पास न कर पाए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एक प्यारा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का। ये लिखा है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन और डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में आता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में तुम्हारे पास बैक्टीरियल वैक्सीन आता है, जैसे बीसीजी होगा, कॉलरा होगा, टाइफाइड हो गया। वायरल रिकेट यानी रिकेटासाइडल में देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, इसका एग्जाम्पल। प्रिपरेशन कंटेन द टॉक्साइड, जैसे डिप्थीरिया होगा, टिटनस, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में तुम्हारे पास एंटीटॉक्सिन आता है, जैसे डिप्थीरिया होगा, टिटनस, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। एंटीवायरल में तुम्हारे पास रेबीज आ जाएगा। एंटी बैक्टीरियल में तुम्हारे पास ये उठा के आप यहाँ से लिख सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट देखा जाए तो ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन होता है। और डायग्नोस्टिक में तुम्हारे पास देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, सिक टेस्ट टॉक्सिन होता है, ओल्ड ट्यूबरकुलिन होता है, ट्यूबरकुलिन पीपीबी होता है। तो ये तुम्हारे पास जो बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट था उसका, इसके बारे में स्टोरेज याद रखना है, ये वाला पॉइंट 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, उसका कुछ याद रहे या ना रहे कोई टेंशन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ईयर प्रिपरेशन का होता है, यानी ईयर ड्राफ्ट के बारे में बताना, किसी एक के बारे में आपको बता देना अच्छे तरीके से, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हम किसी एक को बता देते हैं, हम ईयर ड्राफ्ट बता देते हैं। ईयर ड्राफ्ट ऐसे जो कान में डाली जाती है। 16 नंबर 49, ठीक है। तो यहाँ पर सामने दिया गया ईयर ड्रॉप के बारे में, ठीक है। ईयर ड्रॉप, ये गुरुदेव क्या होता है, ईयर ड्रॉप इंक्लूडिंग द सोल्यूशन और सस्पेंशन होता है। एक्टिव मेडिकेट यानी मेडिकामेंट होता है इन इंस्टॉलेशन इनटू द आई, सॉरी आई नहीं ई, ठीक है, आई कौन सा है जी, ठीक, आई ड्रॉप है, सही तो है, ठीक। हम कहें ईयर ड्रॉप, कोई भी एक करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। मतलब ये सीधे हमारी आंखों में डाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे कैन कीप आवर आई मॉइस्चर, मतलब हमारी आंखों को मॉइस्चर रखता है, ठीक है। और रिड्यूस रेडनेस, मतलब जो लालीपन होता है उसको कम करने का होता है। अलग अलग होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है कि क्या होता है, वो सब भी मेंटेन करता है।
ठीक है। आई ड्रॉप और द स्टेराइल होना चाहिए, नॉन एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या लिखा, स्टिलेटेड इनटू द आई विथ ड्रॉपर, मतलब ड्रॉपर की मदद से हमारी आंखों में डालना चाहिए, ठीक है, ये नहीं चम्मच से डाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई ड्रॉप आर द इसेंशियल फ्री फ्रॉम द फेरोजन, यानी क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, और तुम्हारे पास फाइबर और फिलामेंट होते हैं, तो इसके अनुसार होना चाहिए आई ड्रॉप के बारे में, ठीक है। दीज आर यूजुअली कंटेन द ड्रग्स एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सबसे पहले एंटीसेप्टिक होना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी देना चाहिए, कि मतलब ये सूजन को भी कम कर सकते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ये सबसे पहली बात स्टेराइल होना चाहिए, स्टेराइल मतलब ये किसी से रिएक्शन वगैरह न करें, तो आँखिए से रिएक्शन करेगा आँखिया फोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट में लिखा है शुड बी आइसोआस्मोटिक विद द लाइक्राइमल सिक्रीशन, आइसोआस्मोटिक मतलब क्या होना चाहिए, हमारे आँख का जो प्रेशर है, हमारे जो आँख के जो बाहर ये डाला जा रहा है दोनों के सोल्यूशन को मेंटेन करे, कि नहीं आँख के बाहर कमी कर दे तो बाहर से एक्वस ह्यूमर तथा विट्रस ह्यूमर खींचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड है भी तुम्हारे पास यानी न्यूट्रल पीएच, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना तो बेसिक, न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो एसिडिक बेसिक रहेगा तो हमारी आँखियाँ फोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है। सुटेबल बैक्टीरियोसाइड मतलब उसके अंदर जो भी बैक्टीरियोसाइड ऐड किया गया हो तो सुटेबल होना चाहिए। अब एडवांटेज क्या होता है, डू नॉट इंटरफेयर विद द विजन ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट ऐसा होना चाहिए जो पेशेंट का देखने की क्षमता उस पर कोई प्रभाव न पड़े। डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभी यही जो ड्रॉप होता है, ठीक है, सरफेस तुम्हारे पास वेरी शॉर्ट टाइम तक रहता है, मतलब हमारी आंखों पे डाले आंसू के जरिए बाहर निकल जाता है, डोजेज का लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। पुअर बायोलेबिलिटी होती है, एडमिशन फ्यू टाइम ऑफ द इंटरवल, मतलब बार बार कुछ समय के बाद हमें डालना पड़ता है। फार्मुलेशन देखा जाए तो उसमें ड्रग्स होता है, व्हीकल होता है, चिलेटिंग एजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और सर्फेक्टेंस होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कराता है, बफर सोल्यूशन होता है, उसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव भी होना जरूरी होता है। तो इतना चीज़ हमारे पास आई ड्रॉप के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक। इमल्सन गुरुदेव क्या होता है, इमल्सन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इमल्सन देखा जाए तो बाईफेजिक होता है, ठीक, आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, इसको भी हम मेंशन कर देंगे किसमें बाबू एक्चुअल में ठीक है, पीरियड में। इमल्सन देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, बाईफेजिक लिक्विड होता है दो तरह का, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल होता है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देंगे काम अपना हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डिस्क्राइब बीसीजी वैक्सीन, यानी बीसीजी वैक्सीन को आपको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो बीसीजी वैक्सीन क्या होता है, इसका स्टोरेज कंडीशन यूजेज वगैरह आते हैं। बीसीजी क्या होता है याद रखना, बीसीजी सैंपल से ट्यूबरकुलोसिस, किसी पर्सन को टीबी हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या लिख रखा, बीसीजी यानी बैसिलस कॉलमिटी ग्यूरिन होता है, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। बीसीजी इज वैक्सीन फॉर द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए, टीबी को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बीसीजी इज द फॉर्म ऑफ द वाइट पेलेट, ठीक है, क्या होता है, छोटे छोटे पेलेट के रूप में होता है, पेलेट मतलब समझते हो जैसे दाने के रूप में होता है, विच हैव द रिकॉन्स्टिट्यूएंट इल्ड एंड तुम्हारे पास एप्लीकेशन सस्पेंशन के रूप में काम करता है। लिखा इट इज ए फ्रीज ड्राई प्रिपरेशन कंटेनिंग लाइव कल्चर ऑफ तुम्हारे पास बैसिलस ऑफ द कॉन्विलेटेड एंड ग्यूरिन सस्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम होता है, ठीक है ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले में जो क्या है जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके सरफेस को क्या कर देगा, स्टेन कर देता है, स्टेन कर देगा तो जाहिर सी बात उसे मार देगा आराम से। प्रिपरेशन कैसे की, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या कर देते हैं, बेसिलाई से लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव जो तुम्हारे बेसिलाई द ग्रो ऑन द सूटेबल कल्चर मीडियम, हम क्या कर देते हैं, सूटेबल कल्चर मीडियम में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अंटिल 1 ग्राम तुम्हारे पास क्या होता है, पीलेट लेते हैं और सूटेबल सॉलिड कल्चर में डालते हैं। अब 1 ग्राम से देखा जाए तुम्हारे पास कितना ले, तुम्हारे पास 100 नॉट लेस देन तुम्हारे पास 20 मिलियन कॉलोनी होती है। अब सोच सकते हो 20 मिलियन कॉलोनी हो जाती है, अब सोच सकते हो कितनी छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर उसे कितने दिन तक रखा जाता है, ग्रोथ पीरियड, ठीक है, शुड नॉट टू ग्रो मोर देन 14 दिन से ज़्यादा हमें रखना है, कम से कम 14 दिन तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद उसे क्या करेंगे, ठीक है, आफ्टर सुटेबल ग्रोथ, सही से यदि ग्रोथ हो जाएगा तो उसे फिल्टर मीडियम से हम क्या कर रहे हैं, अलग करेंगे फ्रॉम द केक, केक मतलब जो ऊपर बचा हुआ तो उससे अलग कर लेंगे। केक इज द होमोजीनस इज ग्राइंडिंग फ्लेश, मतलब उसे पूरे अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, ठीक है, ग्राइंड करेंगे और सस्पेंडेड करेंगे, ठीक है। ये इन ए सुटेबल स्टाइल लिक्विड मीडियम डिजाइन टू द यानी प्रेजेंट एंटीजन, ठीक है, एंटीजन क्या डालेंगे उसमें, एंटीजन डालेंगे और यानी क्या लिखा है, बायोलेबिलिटी, एक्चुअल में ये तुम्हारे पास बायोएबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वैक्सीन होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और सस्पेंशन इज ए ट्रांसफर इनटू द फाइनल स्ट्राइल कंटेनर फ्रीज इनटू, मतलब ऐसे सस्पेंशन को इसमें डाल देना और फ्रीज के अंदर क्या कर देंगे, ड्राई सूखने के लिए रख देना।
तुम्हारे पास क्या रहेगा, कंटेनर सील्ड कर देना, अच्छे तरीके से सील कर देना, और प्रिवेंट करना कंटामिनेशन से, ठीक है, क्योंकि सील रहेगा तो इसमें कंटामिनेशन नहीं हो जाएगा। वैक्सीन कंटेन नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब इसमें कोई वैक्सीन में तुम्हारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी स्टोरेज पे आते हैं। तुम्हारे पास लिखा स्टोर इन सील लाइट रेसिस्टेंस होता है, कंटेनर एट द टेम्परेचर 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। बीसीजी क्या होता है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज एज द इम्यूनोलॉजिकल एजेंट विच प्रोड्यूस अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, मतलब क्या कर देता है, कहाँ यूज किया जाता है, कहीं पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा तो उनको ट्रीट करने के लिए, मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बीसीजी यूज फॉर द प्रोटेक्टिव टीबी, टीबी के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज 0.1 ml ऑफ सिंगल डोज ऑफ द इंट्राक्यूटनस इंजेक्शन, मतलब ये क्या कर देते हैं, इंट्राक्यूटनस इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब हमारी थोड़ी सी स्किन खींच के उसी के अंदर इंटर करा दिया जाता है, जिससे हमारे पास ट्रीटमेंट हो जाता है किसका, टीबी का। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, बीसीजी हो गया। फ्रीज ड्रायर क्या होता है, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, क्या पूछ दिए भाई, ठीक है। फ्रीज ड्रायर क्या होता, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते, 19 नंबर 60 नंबर पेज पे, ठीक है, इसी के हाथ बगल में आ जाते हैं। फ्रीज ड्रायर क्या होता है, आपके सामने यहाँ दिया गया। फ्रीज ड्रायर क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो थोड़ा सा लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको सुखाने के लिए किया जाता है। लिखा इन द फ्रीज ड्रायर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम फॉरेन सोल्यूशन बाय द सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन की मदद से हम क्या करें, कोई सॉलिड पार्टिकल है जो लिक्विड होता है सीधे वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। देयर फॉर दी आल्सो का जो सब्लिमेशन ड्राइंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, फ्रीजर ड्रायर बेस्ड ऑन द सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस पे काम करता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्ट इनटू द, ठीक है, वेपर विदाउट चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन बोला जाता है। मतलब कोई भी मटेरियल से कपूर जलाया जाता है तो कपूर देखेंगे सीधे लिक्विड सॉरी सॉलिड से सीधे क्या कर देता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, धुआं के फॉर्म में निकल जाता है, ऐसा नहीं वो सॉलिड में बने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वाटर वेपर यानी वाटर वेपर जो वेपर होता है रिमूव फ्रॉम द सिस्टम बाय द कंडेंसेशन, ठीक है, इन ए कंडेंसर, ठीक है, मेंटेन द टेम्परेचर लोअर देन द तुम्हारे पास फॉरेन मटेरियल, मतलब तुम्हारे पास फॉरेन मटेरियल में हीट नहीं ज़्यादा होना चाहिए, केवल वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्या करना, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप डायग्राम से समझिए, आप इजीली लिख देंगे आराम से, ठीक है। ये आपके सामने फ्रीज ड्रायर दिया गया। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंप्रेसर होना चाहिए जिससे आप कंप्रेस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये तुम्हारे पर रेफ्रिजरेटर हीटेड सेल्फ अपने आप से क्या करे, हीटेज करे। ये भी यहाँ पर देखो कंप्रेसर लगा होता है, यहाँ कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर मतलब उसे क्या करेगा, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, हवा खींचा जाएगा। बताओ, यहाँ से हवा जब खींचा जाएगा तो ये ऊपर से खींचेगा, जो भी गैस बनेगा वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर भी कंप्रेसर लगा होता है। वाइल कंटेनिंग द मटेरियल ट्यूब फ्रीज तुम्हारे पास ड्रायर होता है, यहीं से क्या होता है, हमारा मटेरियल आराम से हो जाता है। अब वर्किंग कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तुम्हारे पास प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, प्राइमरी ड्रायर किया जाता है, प्री फ्रीजिंग की जाती है, उसके बाद सेकेंडरी ड्रायर किया जाता है, उसका पैकेजिंग कर दिया जाता है। और अच्छे से पैकेजिंग करोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो खराब हो जाएगा। अब इसका डिसएडवांटेज गुरुदेव क्या होता है, एडवांटेज देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज मिनिमाइज, इसमें देखा जाए तो ऑक्सीडेशन जो होना चाहिए वो मिनिमाइज, कम से कम होता है, क्योंकि वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राई, मतलब ऐसे मटेरियल तो जो हीट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते तो उनको इसी में किया जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ वोलाटाइल वाटर इज मिनिमम, मतलब जो वोलाटाइल जो उड़ने वाले आयल होते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसे तुम्हारे पास क्लोव ऑयल हो गया, तो ये उड़ता है वेपर के फॉर्म में, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, फ्रीज ड्रायर का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या लिख दिए, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन, मतलब स्टेबिलिटी जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है उसकी बची रहती है लंबे समय तक। ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट स्टोरेज अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब उसको तुम एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, नॉर्मल टेम्परेचर पे जाओ, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप पैकेजिंग तगड़ा कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके बारे में, कहाँ हो गया फ्रीज। टॉपिकल एजेंट क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिकल एजेंट मतलब 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन। टॉपिकल एजेंट क्या होता है, इसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिकल एजेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। टॉपिकल एजेंट गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में सुनिए। टॉपिकल एजेंट नाम से ही पता, जो केवल बाहर बाहर प्रयोग किया जाता है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब उसी को लिख के फायदा और नुकसान बता देंगे, बस काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए, ठीक है। टॉपिकल एजेंट क्या, दीज डोजेज फॉर्म ऑफ द जनरली अप्लाई टू द स्किन,
म्यूकोसल सरफेस, ठीक है, ये केवल इसी पे, केवल बाहरी सरफेस उपयोग किया जाता है, बस इतना रखिए। टिपिकल डोजेज फॉर्म आर द यूज, यानी यूज फॉर द लोकल इफेक्ट, मतलब लोकल इफेक्ट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, टिपिकल डोजेज फॉर्म ऑफ द इंक्लूडेड, एरोसॉल होता है, क्रीम होता है, इमल्सन होता है, जेल होता है, लोशन होता है, अंटमेंट होता है, पेस्ट होता है, पाउडर होता है, सब ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत। सिंपल सा, ऐसे मटेरियल जो बाहरी प्रयोग किए जाते हैं बस उसको समझिए हमारे ट्रॉपिकल एजेंट बोलते हैं। इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सम तुम्हारे पास नेजल तथा ऑप्टिकल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स इसी के अंतर्गत रखी जाती है। इसका फायदा क्या होता है, ये एक्सटर्नली यूज किया जाता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे वो हमारे पेट के अंदर जाएगा, ऐसे वर्क करेगा, तब काम करेगा, तो वो सब सिस्टम तगड़ा, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास चांस ऑफ मिनिमम साइड इफेक्ट ना के बराबर या कम से कम होता है। मोर स्टेबल देन द लिक्विड डोजेज फॉर्म, अब तुम्हारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म के देखा जाए तो ये मोर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें फर्स्ट तुम्हारे पास पास स्टमक, यानी हेपेटिक होता है कि लीवर, मेटाबॉलिक इवाइड होता है, मतलब पहले पेट में जाएगा, लीवर में एब्जॉर्ब होगा, ये प्रक्रिया सारी होगी तब जाके काम करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आर यूज, तुम्हारे पास ड्रग्स आर यूज एज ए अफेक्टेड एरिया, मतलब यहाँ पर मान लेते कट गया है, ठीक है, यहाँ पर कट गया तो यहीं पर डायरेक्ट डाल के अपना काम हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, मे कॉजेज स्टेनिंग, ये क्या कर देता है, कभी कभी जिस जगह पे लगा जाए तो दाग बना देता है, ठीक है। नहीं देखेंगे कहते हैं हाउ क्रीम लगो लिया यार, घुगा पे घुगा तो सही होगा, बस दाग बना देला, ऐसा होता है, ठीक है। अप्लाई में भी फिंगर कंटामिनेटेड, लोग बहुत सारे लोग ऐसे हाथ पे रख के ऐसे लगाते हैं, तो ये बताओ हाथ का बैक्टीरिया इस फोड़े पे जा सकता है तो उसको इन्फेक्शन कॉजेज कर सकता है, ठीक है। मी कॉजेज एलर्जी हो सकता है, यानी लिखा इरिटेशन इन सम पेशेंट, मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको इरिटेशन होता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, क्रीम होगा, अंटमेंट होगा, पेस्ट होगा, ये टॉपिकल एजेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब टॉपिकल एजेंट आएगा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, एडवांटेज लिखना पड़ेगा और डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा, और एक एग्जाम्पल लिख देना, काम हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन। डिफाइन सस्पेंशन, 21 नंबर क्वेश्चन, सस्पेंशन डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब सस्पेंशन क्या होता है, कैसे होता है, आपके सामने हम यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, सस्पेंशन क्या होता है और एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देंगे, बस काम। सस्पेंशन देखा जाए तो एक बाईफेजिक लिक्विड होता है, बाईफेजिक मतलब इसमें एक दो चीज़ होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, इसलिए बाईफेजिक लिक्विड फॉर्म डोजेज फॉर्म होता है। इन विच द फाइनली, ठीक है, यह तुम्हारे पास फाइन यानी डिवाइडेड इंटू सोलिड मेडिकामेंट आर डिस्पर्स इंटू द लिक्विड व्हीकल, मतलब सोलिड मटेरियल घुलता किस में है, लिक्विड में घुलता है। द सोलिड पार्टिकल एक्ट एज ए डिस्पर्स फेज, और लिक्विड तुम्हारे पास व्हीकल एक्ट एज ए कंटिन्यूअस फेज, दो फेज होता है, कंटिन्यूअस पूरी तरह से होता है, जो लिक्विड हो सॉलिड फेज होता है तो कहीं कहीं डिस्पर्स फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल रेंज तुम्हारे पास कितना, 0.5 से लेके तुम्हारे पास 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक। अब सस्पेंशन में देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक बाई सस्पेंशन, ठीक है, ये सस्पेंशन बाईफेजिक होता है, एक लिक्विड होता है सॉलिड, इन दोनों को मिला के इस सस्पेंशन का निर्माण किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है, सस्पेंशन प्रोवाइड द बेटर केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द वाटर इन सॉल्युबल ड्रग्स, मतलब कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं तो वो हम सस्पेंशन बना देते हैं। सस्पेंशन आता हाईली बायोएबिलिटी, मतलब हमारे शरीर के अंदर तगड़ा काम करता है, ठीक है। सस्पेंशन आर मास्क अनप्लेसिएंट टेस्ट ऑफ द ड्रग, मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका स्वाद थोड़ा सा अनप्लेसिएंट होता है, उसको मास्क कर देता है। प्रोलॉन्गन एक्शन, लंबे समय तक ये क्या कर देता है, कार्य करता है, ठीक। अब यहाँ से डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन, इसका यानी तुम्हारे पास डिसएडवांटेज क्या होता है, फिजिकल स्टेबिलिटी लैक्स, तुम्हारे पास सेडिमेंटेशन कैन कॉजेज द प्रॉब्लम, कभी कभी क्या कर देती हैं जो नीचे तली में बैठ जाती हैं वो प्रॉब्लम कॉजेज कर देती हैं, ठीक है। ये डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होता है। लिखा है एक्यूरेट डोजेज कैन नॉट इजीली टेकन, मतलब तुम सोचो कितने भी जितना भी लिक्विड वाली चीज़ें होती है, एक्यूरेट डोज तुम सोचो 5 ml ले तो एग्जैक्ट नहीं ले पाएंगे। 5 ml जैसे ड्रॉपर में लिए तो कुछ ड्रॉपर में लग जाएगा, एक आधे ml, थाली में लिए थरियम लग जाएगा, ठीक है, कटोरा में लिए कटोरों में लग जाएगा। कैन नॉट बी यूज द लॉन्ग टाइम, मतलब इसे लंबे समय तक आप यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार खोले तो कम से कम आपको 15 से लेकर 20 दिन के अंदर जो भी बॉटल खोली गई उसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो उससे बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में बताना पड़ेगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर है जी, 45 हो गया।
ठीक है। तो यहाँ कैप्सूल दो तरह के होते हैं। देखिए आपके टाइप ऑफ कैप्सूल यहाँ तो पर हार्ड एंड जिलेटिन और तुम्हारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल कंसिस्ट ऑफ द दो पार्ट, यानी दो पार्ट में होता है। इसे खोल के दिखाएंगे ना तो एक्चुअल में तुम्हारे पास देखो ऐसे होता है, एक पार्ट ऐसे होता है, ठीक है, और एक पार्ट तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक। इस वाले पार्ट को कैपिंग बोला जाता है और इस वाले को पार्ट को बॉडी बोला जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट बॉडी एंड कैप। कैप होता है, कैप वाला जो इससे ऊपर से लगाया जाता है, बॉडी में दवाइयाँ भरी रहती हैं, ठीक। और इसमें तुम्हारे पास एक ही सेल होता है, सिंगल यूनिट होती है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, सिलेंडर इन शेप का होता है। ये अलग अलग शेप को हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, ट्यूब, कुछ भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है। ये हार्ड जिलेटिन का बना होता है और ग्रेन्यूल कैन भी फिलेबल, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल भरे होते हैं। और इसमें सॉफ्ट जिलेटिन का बना होता है, इसके अंदर पेस्ट एंटीमेंट क्रीम लिक्विड के फॉर्म में भरे होते हैं। सेल इज कम्प्लीटली डेराइव होता है, मतलब ये पूरी तरह से सूखा होता है, बट ये थोड़ा सा परफेक्टली चिपचिपा होता है, नॉट परफेक्टली डायरी, थोड़ा देखेंगे चिपचिपाहट होती है, ठीक है। डिफिकल्ट टू सोलन बिकॉज दे आर द सेल इट ड्राई एंड हार्ड होता है, मतलब इसको थोड़ा सा निगलने में दिक्कत होती है, बट इसे मुंह में रखोगे तो अपने आप चला जाता है। कैप्सूल सेल है द मेडअप ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ये सॉफ्ट से बनता है। तो ये डिफरेंस था तुम्हारे पास किसके बारे में, ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा साइज रिडक्शन क्या होता है, उसके फिल्ट्रेशन, दो चीज़ और हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं 30 नंबर पेज पे, ठीक है। तो साइज रिडक्शन क्या होता है इसको हम अच्छे से बता देते हैं। साइज तो साइज सेपरेशन है जी, साइज रिडक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है, 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 हाँ। साइज रिडक्शन आपके सामने दिया गया, साइज से, ठीक है। साइज रिडक्शन ये क्या होता है गुड्डे, यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा। साइज रिडक्शन मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल पाउडर में कन्वर्ट कर देना, साइज रिडक्शन कहलाता है। ये नंबर को काट दीजिए भाई, ये हमारा नंबर है, ठीक है। इस पर आप कॉन्टेक्ट करके किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप पे आप मंगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका 30 रुपीज़ प्राइस है, आप कभी मंगा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंट इज रिड्यूज फ्रॉम द स्मॉलर साइज टू द फाइन स्टेट इज आप सब डिवीजन पाउडर इज नोन एज साइज रिडक्शन। सिंपल सा क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही साइज रिडक्शन कहलाता है। इसका फायदा क्या होता है, ठीक है, इट मेंटेन द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ द मटेरियल, मतलब जो तुम्हारे पास जो मटेरियल होता है यूनिफॉर्मली होता है, कोई टेंशन नहीं होता। मतलब देखा जाए तो अभी जैसे ये इसको अब ये मान लेते तुम, अब बताओ छोटे पार्टिकल ना होता तो इसको हम मान लेते तुम्हें तोड़ के देते हैं, ठीक है, इसे कैसे टूटेगा जी, ठीक है, ये हो गया। अब आधा खाएंगे तब भी उतना चीज़ पाया जाएगा, आधा खाएंगे तब भी, क्यों, क्योंकि इसमें जो तुम्हारे पास मिलाया गया यूनिफॉर्मली मिलाया गया है। इन्हांस द विस्कोसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग्स, ये सरफेस एरिया को ड्रग्स को क्या कर देता है, इन्हांस करता है। इम्प्रूव द एब्जॉर्शन तथा डिसोल्यूशन ऑफ द रेट, मतलब ये एब्जॉर्शन को क्या कर देते हैं, डिसोल्यूशन को रेट को बढ़ा देते हैं। इम्प्रूव द ड्रग्स बायोबिलिटी, मतलब जो ड्रग्स बायोबिलिटी उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा देते हैं। जितने अच्छे से मिक्सिंग रहेंगे उतना ताजा हमारे शरीर के अंदर काम करेगा। डिसएडवांटेज और, ठीक है, साइज रिएक्शन है, ठीक है, कभी कभी डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स कभी कभी खराब हो जाती है। लीड टू द पुअर मिक्सिंग, यदि सही से नहीं मिलाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन, कभी कभी ये जहरीला हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर है जो इसे इफेक्ट कर सकते हैं, टफनेस, मतलब कोई चीज़ तुम्हारे पास बहुत कड़क रहे तो छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। हार्डनेस, बहुत हार्ड रहेगा तब भी नहीं। स्टिकीनेस, चिपचिपा रहेगा तब भी नहीं। बल्क डेंसिटी, मतलब कोई चीज़ बहुत बड़ा बड़ा में है तो उससे भी हमारे पास दिक्कत में आ सकता है साइज रिडक्शन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पूछा फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद 60 MCQ देखेंगे तब हमारे पास जाके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, देखिए सामने दे रखा फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन गुरुदेव क्या होता है, इसका PDF चाहिए तो बोलें दोबारा, डिस्क्रिप्शन में नंबर वहाँ से आप देख सकते हैं, लिखे द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ ए फ्लूड एंड सॉलिड पार्टिकल आर सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन विच द परमिट पासिंग थ्रू द फ्लूड बट रिटेन द सॉलिड पार्टिकल इन द खल फिल्ट्रेशन। सिंपल सा क्या होती है, जैसे कोई मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों है, तो सॉलिड को हम छान के अलग कर देते, उसी प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन करते हैं, बस इतना समझिए। फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर द इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे लोशन हो गया, माउथ वॉश हो गया, ड्रॉप हो गया, सस्पेंशन। अब बताइए चाय छानते क्यों,
क्यों? क्योंकि उसमें जो तुम्हारी चाय पत्ती रहे तो पीने में नहीं मजा आएगा, तो उससे इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए करते हैं। उस तरह से लोशन होता है, ऑइंटमेंट होता है, ड्रॉप होता है, सस्पेंशन होता है, माउथ वॉश होता है, इन सबको क्वालिटी इंप्रूव कराने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या उद्देश्य है करने का? क्लियर होना, जो लिक्विड रहेगा प्यूरिफाई और क्लियर होगा, इसीलिए किया जाता है। टू सेपरेट द सॉलिड रिमूव, मतलब जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है उसे रिमूव कर देते हैं। मतलब तभी क्रीम लगाएं, सॉलिड आ जाए, तेरी चित कवरा हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टू सेपरेशन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड यानी क्या होता है? रिकवर, मतलब तुम्हारे पास सेपरेट करने के लिए सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो फिल्ट्रेशन को इफेक्ट कर सकते हैं? वेस्कोसिटी, बताओ तुम फिल्टर कर रहे हो, चिपक जाए उसी पे तो उससे दिक्कत हो सकती है। सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम, जो भी फिल्टर मीडियम है सरफेस एरिया यदि सही नहीं है तो उससे भी हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी द फिल्टर, मतलब यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो अच्छे से होगा और बहुत कम रहेगा तो वैसे में चिपक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, पार्टिकल साइज, सम पार्टिकल आर द वेरी इजी टू फिल्टर, मतलब आराम से पार्टिकल से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटे अभी चाय छान दिए तो देखेंगे तब भी नीचे तली में बैठा रहता, तो उसके लिए बार बार हमें करना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का फिल्ट्रेशन रहेगा तब काम होगा। थिकनेस ऑफ केक, यदि मान लीजिए चाय छन्नी के ऊपर इतना मोटा जम जाए तो सही से फिल्टर नहीं होगा, तो आपकी मम्मी पहले से पटक देती है फिर छानती है। ठीक है, तो वो हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया पूरी तरह से, ठीक 25 MCQ थ्योरी, 25 क्वेश्चन को, यानी लॉन्ग 10 और 14 आपके शॉर्ट हमने पूरी कंप्लीट कर लिया। 25वां नंबर तुम्हारे पास 60 MCQ रहेंगे जो एक एक नंबर के रहने वाले हैं। कैसे होता ध्यान से आपको सुनिए। ठीक है, इसको हम लाते हैं यहाँ से भाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास जितने भी ये सब पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले हम क्या कर देते हैं 2024 का आपके सामने लेते हैं। ठीक है, ये 2024 का है। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली, ये कौन सा है जी? ठीक, हाँ सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन में क्या दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी करेक्ट ऑप्शन होता है। स्टेबलाइजर आर यूज टू इलिक्जर, इलिक्जर में जो स्टेबलाइजर प्रयोग किया जाता है, इलिक्जर को लंबे समय तक स्टेबल करने के लिए किया जाता है। तो कलर के लिए या प्रिजर्वेटिव के लिए या स्टेबिलिटी के लिए या सॉल्बिलिटी के लिए, तो यहाँ पर टिक हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ एडिशन आप, अब इसको भैया आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। फोर्थ एडिशन आप IPF पब्लिशिंग, फोर्थ एडिशन कब आया था? जो टेबल बताए थे वहाँ पर कमेंट, हम टिक मारे बट कमेंट में आप लिख के दिखाएंगे। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। सिंपल सीरियस में देखा जाए तो कितना होता है? 66.7 वेट यानी परसेंट वेट बाई वेट, यानी सिंपल तुम्हारे पास क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज कहीं दिया तो इस पर टिक मार देंगे। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। कैप्सूल इन विच द पाउडर आर इनक्लोज आर मेड अप ऑफ, मतलब जो तुम्हारे पास कैप्सूल के ऊपर कवरिंग होती है जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन करेक्ट हो जाएगा। लिखा प्रिस्क्रिप्शन इज द, ठीक है, एन ऑर्डर रिटेन इन द रेगुलेट द मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उसे कौन रेगुलेट करता है? फार्मासिस्ट करते हैं। ठीक है, एनिमा आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, मतलब एनिमा जो होता है हमारे शरीर के अंदर कैसे डाली? रेक्टल, एनस के थ्रू रेक्टम में डाली जाती है। इलिक्जर आर देखा जाए तो इलिक्जर क्या होता है? वाटर और एल्कोहल से मिक्सिंग होती है, तो वाटर के लिए हाइड्रो, एल्कोहल के लिए, ठीक है, एल्कोहलिक प्रयोग करते थे, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में MDI का फुल नेम क्या होता है? मीटेड, ठीक है, डोजेज इनहेलर होता है। USP का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है। लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाई ऑन द स्किन, मतलब लिनीमेंट कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता? यदि आपकी स्किन कहीं से कटी हुई, चोट लगी हो तो वहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एवरी डोजेज फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, डिफरेंस काइंड्स ऑफ द नॉन ड्रग्स कंपोनेंट, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपीएंट बोला जाता है। ठीक, बारिश होने लगी क्या? ड्रग्स कन्वर्ट इनटू द सुटेबल फॉर्म इज नोन एज सॉलिड डोजेज, सॉरी डोजेज फॉर्म, जैसे हम खुराक बोलते वही चीज़ होता है। सेचरिन एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, मतलब जो सेचरिन होता है जो स्वीटनिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। एक चम्मच जब लेते हैं लगभग लगभग कितने के बराबर होता है? एक चम्मच होता है तुम्हारे पास 5 ml के बराबर होता है। एच मीन, मतलब जब प्रिस्क्रिप्शन में एच लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? होरा सोमनी, इसका लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब एट बेड टाइम, मतलब जब आप सोते समय जाएंगे तभी आपको खाना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप रजिस्टर फार्मासिस्ट में क्या होना चाहिए? डी फार्मा होना ही होना चाहिए। ठीक है, विच वैक्सीन यूज टू द प्रोटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कौन सी वैक्सीन है जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में की जाती है? अभी BCG के बारे में पढ़े हुए हैं तो BCG पे टिक मार देना है। तो ये 20 MCQ आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब 2023 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2023 में ये तुम्हारे पास पेपर है, क्या लिख रखा है? यानी फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन को किसके बोला जाता है? ML सर्राफ को बोला जाता है। कहीं दिया है? ML सर्राफ इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नाइन्थ एडिशन, इसको भाई कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, क्योंकि टेबल आप देखे होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया जो टेबल बताए हैं, देखो 2 क्वेश्चन पूछ दिए, अभी उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया, 2022 वाले में भी पूछा गया था। कब ये होगा ये, 1 ड्रॉप ऑफ इक्वल, मतलब 1 ड्रॉप यदि गिराते हैं तो 0.06 ml होता है, कहीं दिया है, इस पर टिक मार देना आराम से। लिखा थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द डर्सी लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जो फिल्ट्रेशन करते हैं, इन्होंने एक दिया था डर्सी लॉ, इन्होंने बताया था। प्रिजर्वेटिव इज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन, तो प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि मल्टी डोजेज, क्योंकि इतना बड़ा शीश रहता है 100 ml का, शक करके हम दूसरे लगा दिए, फिर दूसरे को लगा दिए, तीसरे लगा दिए, तो इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाएगा जो लंबे समय तक इसे बना के रखेगा। तो मल्टी डोजेज फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ऑप्टिमम टेम्परेचर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, अब भैया बतावा, ये क्वेश्चन पढ़ाई नहीं बढ़ी, बढ़ौले तो बाड़ी, दिलवा तोड़ा तड़ा, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए आप थ्योरी यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। अभी मान लेते कोई टीचर 1000 MCQ करा दे, चला दे महामैराथन MCQ का चला दे, तो आप गोबर कर देंगे, इससे नहीं तो होता खिचड़ी ऐसे बना देंगे, ठीक है। इसलिए आपसे अनुरोध है 2-3 साल का 60-70 MCQ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी के अंदर आ जाएगा। और यदि बीच में जो पीछे थ्योरी आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को सही से आप पढ़ लेंगे ना, तो सब MCQ वहीं से बन जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कोई भी कराएं तो इसमें फंसिएगा भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब सब उसी में मिक्स कर देंगे और एग्जाम के टाइम कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। अब इसको भी कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज लिखा कंसर्न विद द फॉलोइंग, किसके द्वारा, टैबलेट का होता है या पेस्ट का होता है या टैबलेट का होता है या सपोर्टरी का होता है, इसके बताने विच शुड बी कंटेनर कलर ऑफ कंटेन